हम अपना जर्नलिस्टिक काम कर रहे हैं। हंगर स्ट्राइक्स और इतने स्टूडेंट्स का सड़क पे आना, दिस इज़ नॉट अ पॉलिटिकल मूवमेंट। जर्नलिज्म या ये न्यू एज जर्नलिज्म एक एस्पिरेशनल प्रोफेशन, भले ही हम सिर्फ जाकर वहाँ एक वीडियो करें सोनम वांगचुक के सामने खड़े होकर। ग्लोबली रिनाउंड इनोवेटर एजुकेशनिस्ट दिल्ली के एकदम हार्ट में बैठकर हंगर स्ट्राइक कर रहे हैं, इसको हम नॉर्मलाइज नहीं कर सकते। इतने बच्चे वहाँ पर बैठे हैं जो आईएसआ के हों, एसएफआई के हों, लेकिन वो इंडियन स्टूडेंट्स हैं। इंस्टाग्राम पर एक बहुत बड़ा मूवमेंट, एक लड़के से मैं मिली थी जो उड़ीसा से दिल्ली आए ट्रक की लिफ्ट मांग कर। आशुतोष रंका, उस टाइम मुझे याद है उन्होंने कहा कि मैंने रिज़ाइन नहीं किया आम आदमी पार्टी से, पर मैं एसोसिएटेड नहीं हूँ। वो विजुअल किसी ने एंटिसिपेट नहीं किया था कि इस तरीके का यूथ मोबिलाइजेशन होगा। क्या एक ओल्ड एनडीटीवी में ये स्टोरी नहीं होती कि सोनम वांगचुक भूख हड़ताल पर बैठे हैं? क्या हम जाके कवर नहीं करते? इस प्रोटेस्ट के दौरान हमने वो चीज़ महसूस करी कि ये एक टिपिंग पॉइंट है। फिर एक दिन हमने स्टोन पेल्टिंग की रिपोर्ट डाली, काफ़ी लोगों ने कमेंट किया कि अब इन लोगों को भी पैसे आ गए हैं, अब इनको भी ऊपर से ऑर्डर आ गया है, मैसेज आ गया है, गोदी मीडिया हो गया है, ये भी बिक गए हैं, दे हैव रिसीव्ड देयर पेमेंट। पर उससे हम रुक नहीं गए। इतने भिन्न भिन्न प्रकार के लोगों का मोबिलाइज होना, ये एक लार्जर इंडिया स्टोरी कैप्चर करता है, एक लार्जर फ्रस्ट्रेशन कैप्चर करता है। ऑब्वियसली इट वुड बी स्टूपिड टू कंपेयर नेपाल और बांग्लादेश, उससे कंपैरिजन हम नहीं कर सकते इंडिया में, लेकिन फिर भी वो फ्रिक्शन जो है बिटवीन अ पॉलिटिकल लीडरशिप जो एकदम ककून्ड है अपने एको चेम्बर में, और ये तमाम लोग जो फ्रस्ट्रेटेड हैं कि हमसे बात तो करो। कितनी बड़ी मोमेंट हमने एक्सपीरियंस की है। बस के ऊपर चढ़कर मैंने देखा जहाँ तक नज़र जा रही है लोग, मतलब खचाखच लोग फंसे हुए हैं, जो कहते हैं ना, कहीं चलने की जगह नहीं थी उस क्राउड में। और ये उस पूरे संसद मार्ग के स्ट्रेच की बात कर रही हूँ जो होगा करीब 700-800 मीटर। 700-800 मीटर के स्ट्रेच में लोग कम्प्लीटली पैक्ड हैं। करीब 1 लाख से ज़्यादा लोग सड़कों पर आए हैं। तो बहुत देर तक तो रियलाइज़ नहीं हो रहा था हम देख क्या रहे हैं, ये लोग आ कहाँ से रहे हैं, ये कौन है ये लोग। ये बहुत सारे आम लोग हैं। उस दिन ये सारा नैरेटिव ख़त्म हो गया था कि ये पॉलिटिकली मोटिवेटेड और काडर लेड मूवमेंट है, क्योंकि इतने लोग नहीं आ सकते थे काडर से। अनबिलीवेबल मोमेंट था। नमस्कार, डबल चेक में आपका स्वागत है। कॉकरोच जनता पार्टी का एक प्रोटेस्ट जो दिल्ली में हुआ, वो एक चुनौती सिर्फ सरकार के लिए नहीं थी, वो एक चुनौती इस देश की मीडिया के लिए भी थी। और उस कॉकरोच जनता पार्टी ने न केवल नए आंदोलनकारियों को जन्म दिया, उनकी पहचान बढ़ाई, लेकिन नए पत्रकारों को भी उनका तारुफ कराया, इंट्रोडक्शन कराया इस दुनिया के सामने। देश और दुनिया में अब नए चेहरों की चर्चा हो रही है। इसको लेकर के तमाम लोग, जिसे कहते हैं ना डूम्सडे प्रेडिक्शन की टीवी इज डेड, 15-20 साल से टीवी रोज डिजिटल न्यूज़ प्लेटफॉर्म्स में मर ही रहा होता है। तो ये किसी के मृत हो जाने की घोषणा यहाँ पर ना करते हुए नए सितारे जो झांक रहे हैं, पीक ले रहे हैं, वो कौन है? ऐसे 2 चेहरे जिन्होंने कॉकरोच जनता पार्टी के प्रोटेस्ट में अपनी पत्रकारिता को पूरी तरीके से परिभाषित करके दुनिया के सामने रख दिया, वो हैं प्रियांशी शर्मा और वेदांत अग्रवाल। मेरे पूर्व के सहयोगी रह चुके हैं दोनों जन एनडीटीवी में, और इनके चैनल का नाम है, अगर आप नहीं जानते हैं तो, पीक टीवी। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत डबल चेक पर। कैसे हैं आप लोग? थैंक यू सो मच सर, हमको बुलाने के लिए। इट्स सच अ डिलाइट कि हम आपसे बात कर पा रहे हैं। आप हमारे सीनियर रहे हैं, आपसे इतना कुछ सीखा है, तो बहुत अच्छा लग रहा है आज यहाँ पर। वेदांत, मुझे ना अभी भी याद है प्रियांशी और इनकी एक दोस्त थी, मुझे मालूम नहीं है उसका नाम, एनडीटीवी में संभवतः पहला ही दिन होगा, और वो जो स्पाइरल सीडी होती है उसमें ये लोग बैठ करके कोशिश कर रहे थे अपनी फ़ोटो खींचने की। मैं भूल गया वो वरन्या, करेक्ट। वो कुछ ही टाइम के लिए थी वहाँ। एग्जैक्टली। तो फिर मैंने कहा कि भाई आप संघर्ष कर रही हैं, मुझे कैमरा दे दीजिए, मैं खींच देता हूँ। वो मुझे अभी भी याद है। इमेजिन वो दिन और आज का दिन, ये कुछ ही साल बीते हैं। सबसे पहले तो मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि ये जो यात्रा रही है आपकी, फ्रॉम स्कूल टू कॉलेज टू फर्स्ट जॉब टू एंटरप्रेन्योरशिप, शुरुआती भाग एक एक करके मैं चाहूँगा कि आप दोनों अपने जीवन का बताएं। प्रियांशी से शुरू करते हैं।
सर मेरी पहली नौकरी तो फाइनेंस में थी। मैं डिलॉयट में फाइनेंशियल एडवाइजरी में काम करती थी। उससे पहले मैंने इकोनॉमिक्स पढ़ा था और तब तक इतना कोई लाइफ में पैशन और पर्पस क्या करना है इसके कोई आइडिया नहीं था। स्कूल में इकोनॉमिक्स पढ़ना पसंद था तो इकोनॉमिक्स ऑनर्स कोर्स ले लिया, जो ज़्यादातर लोग करते हैं। इकोनॉमिक्स ऑनर्स के बाद सबने कहा कि फ़ाइनेंस की नौकरियों में पैसा अच्छा कमाया जा सकता है, तो फ़ाइनेंस की नौकरियों के लिए इंटरव्यू दिया, एक नौकरी मिल गई और वो ले ली। पर उस नौकरी में करीब 1 हफ्ते के बाद ही मैंने एक अपनी दोस्त को फ़ोन किया और मैंने कहा कि मुझे ये नहीं पता कि मैं क्या करना चाहती हूँ, पर मैं ये नहीं करना चाहती हूँ, मुझे इतना पता है। और उस नौकरी कितने महीने में एहसास हुआ ये? मैं कह रही हूँ 1 हफ्ते में। 1 हफ्ते में। तो ये उस नौकरी को मैं बिलिटिल नहीं करना चाहती हूँ, बहुत अच्छे लोग वहाँ काम। इट वॉज नॉट योर पर्पस इन लाइफ। या इट वॉज नॉट माई प्लेस, आई वॉज नॉट इवन गुड एट इट। मैं शायद उसमें बिल्कुल अच्छा ना कर पाती। और 5 महीने फिर भी मैंने उस जॉब में बिताए। 5 महीने के बाद मिरर नाउ फर्स्ट चैनल ज्वाइन किया। और उस टाइम पर जर्नलिज्म एक एक्सपेरिमेंट होने वाला था मेरे लिए कि 2 साल तक मैं सिर्फ एक्सपेरिमेंट करूंगी अलग अलग करियर्स के साथ कि कौन सा सही रह सकता है। तो फर्स्ट एक्सपेरिमेंट वाज जर्नलिज्म। लकीली वो फर्स्ट एक्सपेरिमेंट ही ठीक निकला, मुझे दूसरे तीसरे एक्सपेरिमेंट्स करने नहीं पड़े। मिरर नाउ में रिसर्च में काम करती थी, प्राइम टाइम डिबेट्स में जो एंकर्स के लिए रिसर्च करते हैं वो करती थी। 8 महीने वहाँ बिताया और उसके बाद NDTV ज्वाइन किया। उसमें फ्रेशर की तरह ही फिर से ज्वाइन किया क्योंकि कोई ऐसा वैलिड एक्सपीरियंस नहीं था, डिग्री नहीं थी। और वहीं पे आपने मेरे फर्स्ट डे पे आपने मेरी फ़र्स्ट फ़ोटो खींची थी NDTV के ऑफिस में उस स्टेयरकेस पर। और वहाँ पर 2 महीने के बाद ही, क्योंकि मेरे पास इकोनॉमिक्स डिग्री थी, उसकी वजह से एडिटर्स ने बोला कि इस डिग्री को यूज़ करके बिज़नेस और इकोनॉमी पे रिपोर्ट करना शुरू करो। तो वो इकोनॉमिक्स डिग्री ने मुझे ब्रेक दिया टीवी में कोट अनकोट, और वहाँ से रिपोर्टिंग एंकरिंग करना शुरू किया। फिर NDTV 2 साल तक वहाँ काम किया और फिर उसके बाद जो भी चेंजेस NDTV में आए उसकी वजह से छोड़ दिया चैनल। तब सोचा था कि जर्नलिज्म ही छोड़ दूंगी अब, क्योंकि और कहाँ काम किया जाए टेलीविज़न में। इसलिए ISB चली गई MBA करने इंडियन स्कूल ऑफ बिजनेस हैदराबाद। पर जैसे कहते हैं डिस्टेंस मेक्स द हार्ट ग्रो फॉन्डर, वहाँ जाके लगा कि जर्नलिज्म में ही वापस आना है। हाँ। तब सोचा था कि कॉर्पोरेट नौकरी करूँगी ISB में जाके प्लेसमेंट्स में बैठकर, पर प्लेसमेंट्स में नहीं बैठी और सोचने लगी कि क्या करना है। और तब वेदांत और मैं NDTV के टाइम से ही शुरू से ही बहुत ही अच्छे दोस्त बन गए थे। मतलब हम भाई बहन की तरह हैं अब। और तो हम बात करते थे, ये भी NDTV छोड़ने का उस समय सोच रहे थे। तो रैंडमली इनको मैसेज किया कि आज तुम सीरियसली बताओ, कुछ करना है साथ में तो अभी सीरियसली बताओ। एंड ही सेड यस। एंड उसके बाद बस हमने सोचना शुरू किया कि क्या करें। और तब हमने सोचा कि गैप जो है वो शॉर्ट फॉर्म न्यूज़ में है, कि शॉर्ट फॉर्म न्यूज़ अभी लोग जो सोशल मीडिया पे कंज्यूम कर रहे हैं वो इन्फ्लुएंसर्स हैं, कंटेंट क्रिएटर्स हैं, जर्नलिस्ट नहीं हैं जो आपको रील्स में इंफॉर्मेशन दे रहे हैं। या अगर है भी तो जर्नलिस्ट बड़े फॉर्मेट में बना रहे हैं, फिर उसको रीपर्पस कर रहे हैं छोटे में। वही, हाँ, वो शॉर्ट फॉर्म फर्स्ट जर्नलिज्म इतना नहीं हो रहा था। और शायद हम गलत हो सकते हैं, शायद हो रहा हो, पर उतना नहीं हो रहा था जो हम देख रहे थे। तो इसीलिए हमने सोचा कि ये शॉर्ट फॉर्म न्यूज़ का जो स्पेस है इसको हमें ऑक्यूपाई करना चाहिए, क्योंकि हमारी उम्र के लोग इसी स्पेस को कंज्यूम करते हैं। और क्योंकि वो अभी न्यूज़ से डिटैच्ड हैं, उनको वापस न्यूज़ में इंटरेस्ट लाने के लिए क्या पता हम कुछ कर सकते हैं इस फॉर्मेट। बहुत इंटरेस्टिंग। आप मूलतः दिल्ली की ही हैं? जी, परिवार भी सारी पढ़ाई सब कुछ दिल्ली में हुआ है? जी, बस MBA हैदराबाद से। हाँ, ऑफ कोर्स ISB, बाकी दिल्ली में। जी, थोड़ा सा अपने स्कूल के बारे में बताएं। स्कूलिंग है प्रेजेंटेशन कॉन्वेंट स्कूल है, लाल किले के एकदम सामने पड़ता है पुरानी दिल्ली में। वाह। दिल्ली 6। जी, दिल्ली 6। तो ओरिजिनली मेरी फैमिली दिल्ली 6 की ही है। कश्मीरी गेट में रहती थी मेरी फैमिली। और उसके बाद वहीं पे ओल्ड दिल्ली में जब तक मैं 2nd क्लास में थी तब तक वहीं रहते थे। पर स्कूलिंग तब भी 12th तक उसी स्कूल में की है। और स्कूल के टाइम से ही डिबेट्स, एलोक्यूशंस, पब्लिक स्पीकिंग में काफ़ी इंटरेस्ट था।
8th क्लास से पहले तक मैं एक थोड़ी शाय बच्ची हुआ करती थी, इतना ज़्यादा अब नहीं है, आई कैन अटेस्ट। पर वो 8th क्लास के बाद से बहुत ज़्यादा कॉम्पिटिशन्स में पार्टिसिपेट करना शुरू किया। और मेरे ख्याल से अब काफ़ी लोग पूछते हैं कि कॉन्फिडेंस कहाँ से आता है, तो मैं सबको यही कहती हूँ कि आपको, हम सब में अभी कॉन्फिडेंस दिखता होगा, पर मेरे केस में तो एटलीस्ट वो 8th क्लास की हर रोज़ अलग अलग डिबेट्स में पार्टिसिपेट करके ये जो थोड़ा थोड़ा जुड़ा है वो अब दिखता है। तो आई थैंक माई स्कूलिंग एंड दैट बैकग्राउंड कि अभी जितना भी हम थोड़ा बहुत बोल पाते हैं। ओफो, अब इतना भी हम्बल ना बनिए, थोड़ा बहुत, यहाँ एकदम तूफान खड़ा किया हुआ है और कह रही हैं थोड़ा बहुत। वेदांत, अब आपके पास आते हैं, आप बताइए, आप तो लखनऊ के हैं जी। नवाबों की नगरी में ऐसा क्या क्या तालीम हासिल की, कहाँ से की? संगीत बहुत पसंद है इनको, गाते भी बहुत ही ज़बरदस्त हैं, थोड़ा सा अपने बारे में बताइए। तो सर, जैसा आपने कहा, मेरी पैदाइश परवरिश लखनऊ में ही हुई पूरी, वहीं पे स्कूलिंग भी हुई। और घर में एक पहले तो मेरे मम्मी पापा और भाई तीनों ही डॉक्टर्स हैं। तो अब मम्मी पापा डॉक्टर थे तो जाहिर है उनको उम्मीद होगी कि एक बच्चा तो कम से कम डॉक्टरी कर ले। तो मेरे बड़े भाई का शुरू से ही मतलब वो बड़े फोकस्ड थे और उन्होंने वो कर ली। तो मेरे ऊपर कोई वो नहीं था, प्रेशर नहीं था, मुझे जो मन आए मैं कर सकता था। तो बचपन से ही घर में माहौल था एक गायकी का। मम्मी भात खंडे में सीखती थी। अच्छा। तो वो भी, मम्मी भी गाती हैं, और मेरे भाई तबला सीखते थे बचपन से ही, तो उनके साथ मुझे भेज दिया जाता था कि तबला हारमोनियम कुछ सीखें ये भी। फिर धीरे धीरे मेरी गायकी में मेरा इंटरेस्ट डेवलप हुआ। उसके बाद तो मेरा मतलब 3-4 मेरे टीचर्स थे उस समय, तो कुछ हर शाम या तो गाना सीखते हुए या हारमोनियम सीखते हुए या किसी दिन तबला सीखते हुए ऐसे ही बीतती थी। तो माहौल घर में बचपन से ही आर्टिस्टिक और थोड़ा लिटरेरी माहौल था। मेरे जो परनाना थे वो फ़ारसी भी लिखते थे और जानते थे पढ़ना। तो और नाना बहुत पढ़ते थे, तो उनसे डिस्कशंस होते थे काफ़ी। तो इस तरह का माहौल घर में था शुरू से। फिर जैसे कि मैंने कहा कि एक फ्रीडम का एहसास बहुत था बचपन से, कि आपको जिस भी चीज़ में बिलीव करना है, जो भी चीज़ पढ़नी है। कब मुझे बचपन में हमारे घर के पास अज़ान होती थी, तो मुझे अज़ान बड़ी फ़ैसिनेटिंग लगती थी। तो मैंने फिर उसके बारे में पढ़ता भी था। तो कभी रोका नहीं गया कि आप जो है अज़ान के बारे में क्यों इतना पढ़ रहे हैं, या फिर दिन भर अगर आप सूफ़ी गाने क्यों सुन रहे हैं। तो एक फ्रीडम था बचपन से भी कि जिस भी तरह आपको अपना बिलीफ सिस्टम जैसा भी शेप करना है, आपको उसकी पूरी आज़ादी थी। तो वो उस माहौल में मैं पढ़ा। फिर उसके बाद स्कूल में मैं थिएटर भी करता था, पब्लिक स्पीकिंग जैसा प्रियांशी कह रही थी, म्यूज़िक। तो इसी तरह मतलब स्कूल वाज मोर लाइक एन एक्सटेंशन ऑफ, मतलब वहाँ पर स्कूल को मैं इस तरह से नहीं देखता था कि वो खाली पढ़ाई करने जाते थे। वहाँ पर ज़्यादातर मैं यही थिएटर और ये सारी चीज़ें ज़्यादा करता था। फिर उसके बाद 12वीं के बाद मैं दिल्ली विश्वविद्यालय में हिंदू कॉलेज से मैंने इंग्लिश और पॉलिटिकल साइंस की पढ़ाई करी। और उसके बाद जर्नलिज़म का एक ये भी था कि बचपन से ही मेरे जो मम्मी पापा हैं वो NDTV बहुत देखते थे बचपन से। तो मतलब मुझे याद है कि संडे जो बिग फाइट आता था उस समय विक्रम चंद्रा करते थे। तो बचपन में मैं संडे उठता था और मम्मी वो बिग फाइट देख रही होती थी। तो उनको बहुत तो हमने बचपन से ही विक्रम चंद्रा, प्रणॉय रॉय, आप लोगों को हमने बचपन से ही देखा है। तो एक ये मतलब वो बहुत था। और इसलिए भी था कि मतलब एक थोड़ी सी उसमें एक लिटरेरी वैल्यू भी थी, जिस तरह से वो बात करते थे, बाकी न्यूज़ से थोड़ी अलग लगती थी कि एक मतलब उसमें कुछ सोफिस्टिकेशन है जिस तरह से वो बात कर रहे हैं। और वो तो इस तरह से जर्नलिज़म का मुझे लगता है पहला तारुफ ऐसे ही हुआ कि बचपन से जो है घर में देखा कि लोग NDTV देखते थे, या फिर मेरे और ननिहाल साइड मौसी वगैरह CNN IBN उस समय देखते थे। तो मतलब एक था, जर्नलिज़म से इंट्रोडक्शन हो गया था बचपन से ही। फिर दिल्ली विश्वविद्यालय से पढ़ने के बाद मैंने जर्नलिज़म पढ़ा एशियन कॉलेज ऑफ जर्नलिज़म से, चेन्नई से। वहाँ भी बहुत दिग्गज जो हमारे फील्ड के सीनियर लोग हैं, जैसे कि N राम, शशि कुमार, इन लोगों से मिलने का मौका मिला और उनका पैशन देखा इस एज में भी, वो कितने पैशनेट हैं एक वाइब्रेंट मीडिया के लिए। तो वो सारा कुछ देखा और फिर धीरे धीरे NDTV, उसी तरह फिर NDTV ज्वाइन करा। और NDTV मेरी पहली नौकरी थी। आपकी पहली थी, प्रियांशी और जगह भी काम कर चुकी थी लेकिन आई थी एज अ फ्रेशर।
एनडीटीवी में ही। तो टेक्निकली आप ये मान सकते हैं कि एनडीटीवी आपका पहला बिल्कुल प्रॉपर एक्सपीरियंस था। उसके बाद तो फिर आपने एकदम जंप ही मार दी। मतलब एनडीटीवी पहली नौकरी से सीधा एंटरप्रेन्योरशिप मैंने आज तक कभी नहीं, मतलब आप ये समझिए कि मुझे 10 नौकरी बदल के और करीब 22-23 साल इस प्रोफेशन में बिता के तब जाकर के मेरे अंदर एक हिम्मत आई कि मैं कुछ अपना भी करूं। आप लोगों ने पहले में ही कर लिया। थोड़ा सा ये बताइए कि ये क्यों हुआ, व्हाई द शिफ्ट फ्रॉम द फर्स्ट जॉब टू एंटरप्रेन्योरशिप? सर मुझे लगता है सबसे बड़ी बात ये थी कि जिस तरीके के लोगों के साथ हमने एनडीटीवी में काम किया, आपको हमने देखा और भी तमाम जो लोग थे एनडीटीवी में, जिन एडिटर्स को देखा, कुछ भी कह लें, मतलब उनकी भी सबकी अपनी अपनी प्रॉब्लम्स होंगी, लेकिन एक पैशन था बहुत ज़्यादा। तो उनको जब आप देखते थे कि इतने पैशनेट हैं वो किसी चीज़ के लिए, और सडनली वो सारे लोग छोड़ के चले जाते हैं, जो आपकी मेंटरशिप है, जिनको देखकर आपको प्रेरणा मिलती है कि आप रोज़ suबह उठकर जाएं और कोई नई स्टोरी करें। एक ये भी रहता है शुरू में कि हमें अच्छी स्टोरी करनी है अपने एडिटर्स को इम्प्रेस करने के लिए, शुरू में तो ये भी रहता है। तो जब वो सब लोग चले जाएं तो फिर आपका मोटिवेशन नहीं रहता है कि आप रोज़ सुबह उठकर जाकर कोई ऐसा काम करें जिससे तारीफ़ मिले, या जिससे ये भी एक साथ में मिलकर एक जो पैशन था वो चीज़ जब नहीं रहती है तो फिर वैसे लोग अब और कहाँ मिलेंगे। ये भी एक रहता है ना कि हम किसके पास जाएं कि उस तरीके का पैशन मिले, क्योंकि हम इंडस्ट्री में और भी जो तमाम लोगों थे उनसे भी, रिपोर्टर्स से भी जब आप बात करते तो एक ओवरऑल एक सेंस ऑफ डिजेक्शन था। और ये भी आपने देखा कि एक चैनल से दूसरे चैनल लोग जा रहे हैं, वही सेम लोग हैं जो कभी इस चैनल में हैं कभी उस चैनल में, वही एडिटर्स वही एंकर्स। तो कोई ऐसी उस लेवल की इंस्पिरेशनल जगह बची नहीं थी जहाँ पर जाकर आपको लगे कि आप उसी इम्पैशन्ड तरीके से काम कर सकते हैं। और प्रियांशी बोले उससे मैं दूसरी बात ये भी कहना चाहूँगा यहाँ पर कि हमारे पास प्रिविलेज भी था छोड़ने का। हर किसी के पास नौकरी छोड़कर एंटरप्रेन्योरशिप करने का प्रिविलेज भी नहीं होता है। हमें अपनी फैमिली को सपोर्ट करने की हमें ज़रूरत नहीं थी। इनफैक्ट हम इस पोजीशन में थे कि हमारी फैमिलीज़ हमको सपोर्ट कर सकें, जो बफर टाइम होगा जब हमारे पास सैलरीज नहीं आ रही होंगी, तो उस दौरान हमारी फैमिलीज़ हमको फाइनेंशियली सपोर्ट कर सकती थी। इमोशनली तो, बट फाइनेंशियली भी सपोर्ट इस पोजीशन में थी कि हमें सपोर्ट कर सकें। तो क्योंकि ये प्रिविलेज था आपके पास, ये भी एक कारण था जिस वजह से हम इतनी जल्दी शायद ये प्लंज, किसको कहना चाहिए, बहुत इंटरेस्टिंग। लेकिन इतना प्रिविलेज होने के बाद भी बहुत सारे लोग ये फैसला लेने में सकुचाते हैं, हिचकिचाते हैं। मैं तो ये कहूँगा कि जेनजी की ही ये राह है जो अब इस चलती उम्र में या अधेड़ उम्र में अब हम जैसे लोग भी आपसे सीख रहे हैं, और बिल्कुल सीखना चाहिए भी। प्रियांशी, एक बार दोबारा पीक टीवी के बारे में बात करते हैं, क्योंकि आपका इकोनॉमिक्स का और फाइनेंस का बैकग्राउंड है। जाहिर सी बात है, जब इस तरीके की चीज़ शुरू की जाती है तो पैशन उसका एक पहलू होता है, उसको सस्टेन करे रहना, उसको चलाए रहना उसका दूसरा पहलू होता है, और ये बहुत बड़ा पहलू होता है। मतलब आपका पैशन 2 दिन चलेगा, 3 दिन चलेगा, 10 दिन बाद आपका पैशन भी बोलेगा मैं चलता हूँ, बिल्कुल, है ना। तो मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि ये जो आपने करना चाहा, शॉर्ट फॉर्म न्यूज़, हम लोग जानते हैं कि शॉर्ट फॉर्म न्यूज़ बहुत ज़्यादा मोनेटाइजेशन पॉइंट ऑफ व्यू से रिवॉर्डिंग नहीं है। इंस्टाग्राम पे तो पैसे नहीं मिलते, यूट्यूब पे जो मिलते हैं वो भी शॉर्ट्स के बहुत कम मिलते हैं, बड़ा वीडियो बनाएंगे तो उसके मिलते हैं। ऐसे में आइडिया तो बहुत अच्छा था, लेकिन ये जो फाइनेंस वाला रोना है उसको आपने कैसे मैनेज किया? सर, हमने शुरू से ये क्लैरिटी रखी थी कि हमें एक अच्छा प्रॉफिटेबल बिजनेस बनाना है, क्योंकि हमने देखा है खुद ही इंडस्ट्री में भी कि किस तरह से फाइनेंस और जो मनी मैटर्स से जर्नलिज्म इम्पैक्ट होने लगता है कुछ हद तक। एनडीटीवी में हम सब साथ थे, हम देख रहे थे कि किस तरह से थोड़ा क्रंच भी रहता था, थोड़ा लोग भी कम थे, पर तब भी सब उतने ही पैशन से काम करते थे, पर थोड़ी दिक्कतें रहती थी। और आप ये इंडिपेंडेंट प्लेटफॉर्म्स में भी देख रहे हैं, डिजिटल प्लेटफॉर्म्स में भी, कि रिपोर्ट होता है आए दिन की लॉसेस हैं या रीडर सपोर्ट पे सस्टेन नहीं कर पा रहे हैं काफ़ी प्लेटफॉर्म्स। तो इसीलिए हमने सोचा था कि हम रीडर सपोर्ट पे इंटायरली रिलाई नहीं कर सकते हैं, क्योंकि वो एक कांस्टेंट सोर्स ऑफ इनकम आपको नहीं देगा। इस महीने आपने अच्छी स्टोरीज कर ली हैं तो शायद रीडर्स आपको पैसे भेजें, अगले महीने वो भूल जाएं जब कुछ बहुत बड़ी खबर नहीं चल रही है।
तो इसीलिए हमने ये सोचा था कि एडवर्टाइजिंग मॉडल टेलीविज़न से डिजिटल तो शिफ्ट हो ही रहा है। आप देख रहे हैं कि इन्फ्लुएंसर्स, कंटेंट क्रिएटर्स ऑनलाइन, इनको कितने कितने पैसे मिलते हैं एक एक रील, एक एक पोस्ट बनाने के। तो हमने ये सोचा कि हम अवर्स नहीं रहेंगे एड्स लेने के। अब इस पे मैं 2 इम्पॉर्टेंट पहलू बताना चाहती हूँ कि जब भी हम एड वर्ड सुनते हैं हम सोचते हैं कि जर्नलिज्म के साथ एड्स नहीं जा सकता है, क्योंकि एड्स ने ही पूरे टेलीविज़न मीडिया को बायस्ड बनाया है, ये हम सोचते हैं। पर उसमें एक इम्पॉर्टेंट डिस्टिंक्शन है, गवर्नमेंट एड्स ने टेलीविज़न मीडिया को बायस्ड बनाया है। तो इसीलिए हमारा एक प्राइमरी नो गो है, हम गवर्नमेंट एड्स नहीं लेते हैं, हम पॉलिटिकल पार्टीज से एड्स नहीं लेते हैं। और हमें ऑफ़र्स भी आते हैं, बहुत अट्रैक्टिव ऑफ़र्स भी आते हैं गवर्नमेंट से, पॉलिटिकल पार्टीज से, पर हम बिल्कुल, वो हमारा नो गो है। चाहे कितने भी पैसे ऑफ़र किए जाएं, हम गवर्नमेंट पॉलिटिकल उनसे नहीं लेंगे, क्योंकि एज अ न्यूज़ चैनल ये आपका क्लियर कॉन्फ्लिक्ट है, आप उन्हीं पे रिपोर्ट कर रहे हैं। कई बार गवर्नमेंट्स, पॉलिटिकल पार्टीज़ कहती हैं कि ये प्रमोशन नहीं है, बस आप एक अवेयरनेस कैंपेन कर दो, लोगों को बता दो हमने ये स्कीम लॉन्च की है, हम उतना भी नहीं, ये हॉस्पिटल खोला है, ये प्रोजेक्ट खोला है, हम उतना भी नहीं करते हैं। तो पहला ये डिस्टिंक्शन आ गया। दूसरा ये डिस्टिंक्शन है जिसकी वजह से भी न्यूज़ चैनल्स कई बार कुछ कंपनीज़ पे रिपोर्ट नहीं कर पाते हैं, क्योंकि उनकी इनकम का, एड्स का एक बड़ा शेयर एक ही कंपनी से आता है। जैसे एक चैनल का बहुत ज़्यादा इनकम शेयर पतंजलि से आता है, वो नहीं रिपोर्ट कर पाएंगे फिर पतंजलि पर ज़्यादा। तो इसलिए हम ये भी एम करते हैं कि हमारा जो एड बास्केट हो उसमें कई अलग तरह की कंपनीज़ हों, ताकि कल को एक कंपनी गेट्स इनटू ट्रबल, कुछ CBI केस है, किसी पे कुछ चल रहा है, हम उस पर रिपोर्ट कर सकें और हम उस रेवेन्यू को जाने दें। हमें इतना, मतलब कंपनी के एग्जिस्टेंस पे दिक्कत ना आ जाए एक कंपनी के एड्स को जाने देने के लिए। तो ये 2 डिस्टिंक्शंस हमने बनाई हैं। दूसरा जो एक तो एड मनी हो गया रेवेन्यू सोर्स, दूसरा जो हमारा रेवेन्यू सोर्स है, हमारा न्यूज़लेटर भी है। जो लोग नहीं जानते हैं उनके लिए ये न्यूज़लेटर फ्री है, पर उस पर एक ऑटोमेटिक ऐड आती है, अगर आप उस ऐड पे क्लिक करते हैं तो उससे हमको पैसे मिलते हैं। तीसरा सोर्स जो है, जैसा कि हमने आपको बताया, रीडर सपोर्ट। कुछ रीडर्स हमको हमारे काम को सपोर्ट करने के लिए अगर हमें सब्सक्राइब करते हैं, उनको ऑटोमेटिकली हमारा न्यूज़लेटर मिलता है। तो ये एक थर्ड सोर्स ऑफ रेवेन्यू है। और मेरे ख्याल से यही, और यूट्यूब एड रेवेन्यू, जो रेवेन्यू, फेसबुक, यूट्यूब। और मुझे लगता है हमें शुरू से ही ये था कि हम चैरिटी नहीं कर रहे हैं, हम चाहते हैं कि हम अभी हम कुछ दिन पहले भी डिस्कस कर रहे थे कि हम चाहते हैं कि जर्नलिज्म या ये न्यू एज जर्नलिज्म एक एस्पिरेशनल प्रोफेशन बने। इसको, मुझे ये चीज़ बड़ी ख़राब लगती थी जब हम लोग डिस्कस कर रहे थे, कोई आके बोला है कि अरे आप इंडिपेंडेंट जर्नलिस्ट हैं, अभी बहुत कम रिसोर्सेज में आप कर रहे हैं बहुत अच्छा काम। तो ये ठीक है, अभी फ़िलहाल कम रिसोर्सेज हैं, लेकिन ये स्टेटस को हमेशा नहीं रहना चाहिए ना कि हमेशा कम ही रिसोर्सेज, कि हमेशा आप गुर्बत में ही रहें। इंडिपेंडेंट है तो गुर्बत। और इस चीज़ को लोग फैशनेबल भी बना देते हैं कि हाँ हम बहुत कम रिसोर्सेज में ही कर रहे हैं, लेकिन कम रिसोर्सेज में नहीं, हमेशा हम नहीं चाहते हैं ना कि हम कम रिसोर्सेज। इसके लिए एक पूर्व में पत्रकार मित्र थी हमारी, उन्होंने बोला था जैसे ट्विटराटी और चैटराटी होता है, वैसे अनफॉर्चुनेटली देयर इज अ टैटराटी ऑल्सो, जो हमेशा यही साबित करने में रहता है कि मैं तो चिथड़े में ही हूँ, है ना। तो हम ये चाहते थे कि हम अगर हम अच्छे जर्नलिस्ट, अच्छे रिपोर्टर्स, कॉपी राइटर्स हायर कर रहे हैं तो हम उनको भी अच्छा पे कर सकें और लोग आना चाहें, जुड़ना चाहें इससे, और हम प्रॉफिटेबली, सस्टेनेबली इसको चलाएं। तो जैसे कि प्रियांशी ने कहा कि खाली रीडर सपोर्ट पे बहुत से आपने देखा बहुत कम लोग हैं जो क्रैक कर पाए हैं कि खाली रीडर सपोर्ट पे चले। तो हमने ये शुरू से कहा कि डाइवर्स सोर्सेज ऑफ रेवेन्यू हमेशा रहने चाहिए, चाहे वो ब्रांड कोलैबोरेशंस हो, प्लेटफॉर्म रेवेन्यू हो, रीडर सपोर्ट हो, इवेंट्स हो, ग्रांट्स हो, मतलब डाइवर्स सोर्सेज करना बहुत ज़रूरी है। और वो प्रियांशी ने बोल दिया। लेकिन एक चीज़ जो किसी और को, अगर अब जो नए जैसे जामिया से या किसी कॉलेज से निकल रहे हैं बच्चे, वो अगर सोचना चाहें कि हम कैसे शुरू करें, कैसे मोनेटाइज करें, तो पहले 6 महीने आप मोनेटाइजेशन के बारे में मुझे लगता है ना सोचें तो बेटर है। हमने बल्कि 1 साल लगभग बिल्कुल मोनेटाइजेशन। कितना टाइम हो गया पीक टीवी को? मुझे याद है जब शुरू हुआ था तो दोनों जन मिलने आए थे, लेकिन मैं भूल गया हूँ कितनी पुरानी बात है। 1 साल 2 महीने, अप्रैल 2025 में शुरू किया था। हाँ, तो हमारी मुलाकात 1 साल 2 महीने पहले इस मुद्दे पर हुई थी कि ये शुरू कर रहे हैं। जी। हाँ।
तो मतलब हमने शुरू के 6-8 महीने बिल्कुल सोचा ही नहीं मोनेटाइजेशन के बारे में, मतलब सोचते रहते थे, स्ट्रैटेजाइज करते रहते थे, लेकिन उस पर इतने ज़्यादा एफर्ट्स नहीं डाले। हमें था कि शुरू में पहले अपनी कम्युनिटी बनाइए, लोगों की क्रेडिबिलिटी हो, इंगेज्ड ऑडियंस हो, ये बहुत ज़रूरी है, क्योंकि मुझे लगता है आप ब्रांड्स को भी या कॉर्पोरेट्स को भी अगर आप पिच करेंगे तो वो ये भी ज़रूर देखते हैं। आजकल सब कुछ ट्रांसपेरेंट है, व्यूज़ के अलावा, मतलब ये TRP की तरह नहीं है कि सब कुछ ब्लर है, अब तो सब कुछ ट्रांसपेरेंट है कि आप व्यूज़ भी देख सकते हैं, ये भी देख सकते हैं कितनी इंगेज्ड आपकी ऑडियंस है। हमारे सारे 100% जेन्युइन कमेंट्स होते हैं, कोई AI ड्रिवन या बॉट टाइप कमेंट्स नहीं होते हैं। तो ये सारी चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट मेट्रिक्स हैं, और ये आपको तभी आप बिल्ड कर पाएंगे जब आप 6-8 महीने सिर्फ फोकस के साथ अच्छी स्टोरीज करें, नए तरीकों से स्टोरीज करें, इनोवेट करते रहें, उसके बाद मोनेटाइजेशन। बहुत सारे लोग, मैं आपको ये भी बता दूं वेदांत, दैट यू मस्ट थैंक योर स्टार्स वेदांत एंड प्रियांशी, कि आप लोग 6-8 महीने या 10 महीने में ही ये चीज़ कर पाए, क्योंकि भलमनसाहत और अच्छी नीयत के बावजूद बहुत सारे लोग ये क्रैक नहीं भी कर पाते। फॉर एवरी सक्सेसफुल मॉडल देयर आर एटलीस्ट 1000 नॉट सो सक्सेसफुल मॉडल्स, लेकिन लोग फिर भी जुड़े हुए हैं। लेकिन हर संस्थान, मीडिया संस्थान के जीवन में एक टर्निंग पॉइंट आता है, एक ऐसी चीज़ आती है, या फिर आप ये कहें कि एक लहर आती है जिस पे वो उठते हैं और फिर घर घर का नाम बनते हैं। क्या आप दोनों ये मानेंगे कि आप लोगों की संस्था के लिए वो लहर कॉकरोच जनता पार्टी के प्रोटेस्ट की कवरेज थी? मैं तो कहूँगी कि ऐसी छोटी छोटी टाइड्स आती रहीं, शायद ये सबसे बड़ी टाइड हो सकती है, पर अगर हम सोचे तो सबसे पहले जब काफ़ी लोगों ने हमें फॉलो किया था और लोग आके बताते थे कि उसकी वजह से हमें जानते हैं, वो वोट चोरी का कवरेज था, जिस पे हम रेगुलरली दिखा रहे थे पोर्टल पर, इलेक्शन कमीशन के पोर्टल पर, कि मुझे याद है डुप्लीकेट वोटर्स हैं। तब हम शायद 60-70 हज़ार फॉलोअर्स पे थे और पहले 1 लाख फॉलोअर्स क्रॉस हुए थे उस कवरेज से। उसके बाद हमने एक्सटेंसिव कवरेज किया यमुना के पोल्यूशन का, उसकी वजह से भी काफ़ी लोग हमारे साथ जुड़े। फिर हमने एक्सटेंसिव कवरेज किया दिल्ली के एयर पोल्यूशन का, वो हमने पूरा कैंपेन चलाया था, स्वच्छ हवा अभियान। अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी 4 महीने तक हमने कंसिस्टेंट कवरेज की थी, उसकी वजह से काफ़ी लोग हमें जानने लगे। फिर हमने केन बेटवा प्रोटेस्ट, जेनजी प्रोटेस्ट से पहले ही कवर की थी, और मेरे ख्याल वो साथ में ही हुआ, तो हम उसको सेपरेट नहीं कर पाए कि कितने लोग उसकी वजह से जुड़े या जेनजी प्रोटेस्ट की वजह से जुड़े। पर उस प्रोटेस्ट की वजह से भी काफ़ी लोग हमें आके बताते हैं कि वो देखकर वो पीक टीवी के साथ जुड़े। तो मेरे ख्याल यही सब, और भी कुछ स्टोरीज होंगी, क्योंकि ये मैं आपको उसके हिसाब से बता रही हूँ कि लोग हमें आके बताते क्या हैं कि मैंने आपको पहली बार उस स्टोरी से देखा था या उस स्टोरी से देखा था। लेकिन जो बिग बम्प एंड ग्रेटर रिकग्निशन, वो आप मानते हैं कि ये CJP के बाद आया है? और छोटे जैसे क्रिकेट की बात होती है, क्रिकेट में आप 1s and 2s लेते रहते हैं, एक आधा चौवा पड़ जाता है और फिर आता है एक धुआंधार छक्का। तो आप लोगों के जीवन में वो धुआंधार छक्का, कॉकरोच जनता पार्टी के आंदोलन को कवर करना, लेकिन वेदांत और प्रियांशी एक एक करके दोनों जन जवाब दें, ये किसका आइडिया था कि इसको 36, 27, 38 दिन तक नॉन स्टॉप कवर करना है, इतने सीमित संसाधनों के बावजूद, कि सब कुछ इसी में झोंक देना है? दोनों में से किसका आइडिया था? आई थिंक ये प्रियांशी ने एक चीज़ ये बोली थी, वन ऑफ दीज डेज, आई डोंट नो इफ शी रिमेंबर्स, कि हम भले ही हम सिर्फ जाकर वहाँ एक वीडियो करें सोनम वांगचुक के सामने खड़े होकर, लेकिन हम एक जाके मार्क ज़रूर करें कि ये प्रोटेस्ट दिल्ली में चल रहा है, और दिल्ली में चल रहा है, कि मतलब एक 60 साल के इंसान, इतने ग्लोबली रिनाउंड इनोवेटर, उन पर भी आप आर्ग्यूमेंट कर सकते हैं उनकी क्रेडेंशियल्स या उसके बारे में, लेकिन एक ग्लोबली रिनाउंड इनोवेटर, एजुकेशनिस्ट दिल्ली के एकदम हार्ट में बैठकर हंगर स्ट्राइक कर रहे हैं, इसको आप नॉर्मलाइज नहीं कर सकते, इसको कवर करना ज़रूरी है। और उनके साथ इतने बच्चे वहाँ पर बैठे हैं जो आयसा के हों, SFI के हों, लेकिन वो इंडियन स्टूडेंट्स हैं जो वहाँ पर बैठे हैं, वो भी भूख हड़ताल पर बैठे हैं। और मुझे लगता है पिछले 5-6 साल में फार्मर एजिटेशन एक अलग था, लेकिन इस तरीके का मोबिलाइजेशन ऑफ सिटीजन्स, ये
मुझे लगता है इतने टाइम से नहीं हुआ है। और जब उनका पहला प्रोटेस्ट था तो हम लोग खुद बहुत स्केप्टिकल थे कि इनके 22 मिलियन फॉलोअर्स हैं इंस्टाग्राम पे, लेकिन क्योंकि हम जानते हैं इन लोगों को, आप इन लोगों को मिलते हैं स्कूल्स में, कॉलेजेस में, तो आपको पता है कि ये लोग इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लेंगे, लेकिन क्या ये ऑन ग्राउंड आएंगे, वो भी सैटरडे को। इनको वीकेंड प्रोटेस्टर भी कुछ लोगों ने कहा और ये पार्ट टाइम प्रोटेस्टर्स, लेकिन हम बड़े स्केप्टिकल थे कि भले ही इनको इतनी फॉलोइंग इंस्टाग्राम पे मिल गई हो, लेकिन ये ऑन ग्राउंड इस तरह से मोबिलाइज नहीं हो पाएंगे। लेकिन जब 6 तारीख को भी इतने लोग भी आए, मुझे लगता है हज़ारों की 2-3 हज़ार तो आराम से फर्स्ट डे भी आए होंगे, तो वो बिल्कुल मतलब एक मुझे लगता है वो विजुअल किसी ने एंटिसिपेट नहीं किया था कि इस तरीके का यूथ मोबिलाइजेशन होगा। और ऐसा नहीं है कि हमने ये सोचा कि अरे ये यूथ है या यंगस्टर्स हैं इसलिए हम ज़्यादा रिलेट कर पा रहे हैं इसलिए कवर करते हैं। हमने बहुत जर्नलिस्टिकली मतलब सोचा कि ये न्यूज़ स्टोरी है, दिस इज़ अ न्यूज़ स्टोरी। ये मतलब क्या एक ओल्ड NDTV में ये स्टोरी नहीं होती कि सोनम वांगचुक भूख हड़ताल पर बैठे हैं, क्या हम जाके कवर नहीं करते? मतलब इसमें मुझे नहीं लगता कि हमने कोई बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी चीज़ करी है। ये एक न्यूज़ स्टोरी की तरह हमने देखा और ये न्यूज़ स्टोरी जैसे हम कवर और उसी तरीके से कवर भी किया। लेकिन प्रियांशी यहाँ पर देखिए एक चीज़ ये है कि बहुत सारे बड़े बड़े चैनल इसको कवर नहीं किए, उसकी उनकी वजहें हो सकती हैं और उन वजहों पर चर्चा भी होती आई है। आप लोगों की इसको कवर करने की वजह क्या थी? इसमें मुख्य रूप से 2 चीज़ें सामने आती हैं। एक तो कोई और नहीं कर रहा है तो ऑब्वियसली हम करेंगे तो उसमें अटेंशन हमको मिलेगी कि हम एक इम्पॉर्टेंट इवेंट कवर कर रहे हैं। और दूसरा, इंस्टाग्राम जैसे प्लेटफॉर्म को समझ करके इंस्टाग्राम पर एक बहुत बड़ा मूवमेंट जो इतना रिस्पॉन्स आ रहा है उसका कि मतलब कोई चीज़ उसके बारे में बात कर दो तो वो एकदम बिल्कुल मिलियंस में जा रहा है ना। अब इसको कुछ लोग अलग तरीके से भी घुमा सकते हैं कि भाई ये लोकप्रियता बटोरने का एक माध्यम है, इस वजह से चले आए। लेकिन उसका दूसरा तरीका ये है कि इतनी ट्रैक्शन है इस मुद्दे पर और ये जेनजी से जुड़ा हुआ मुद्दा है, तो आप दोनों का जेनजी होना, आप दोनों के प्लेटफॉर्म का यंग प्लेटफॉर्म होना और जेनजी से जुड़ा हुआ इतना बड़ा मुद्दा ज़मीन पर होना, क्या ये एक डिसाइडिंग फैक्टर था कि नहीं इसको तो कवर करना ही है? सर पहले तो जो आपने पहले 2 रीजंस बताए, उन दोनों में से कोई भी रीज़न नहीं था। पहला ये रीज़न नहीं था कि कोई और नहीं कर रहा है इसलिए हम करेंगे। पूरी मेन स्ट्रीम मीडिया वहाँ, लेगेसी मीडिया वहाँ होती तब भी हम इस पर बाद में आएंगे अभी, ये इम्पोर्टेंट पॉइंट है। हाँ। पूरी लेगेसी मीडिया वहाँ होती तब भी हम वहाँ होते। जब राहुल गांधी डिटेन हुए इसी प्रोटेस्ट के शुरू होने के कुछ दिन बाद, लेगेसी मीडिया वहाँ थी, हम वहाँ भी थे। तो ये रीज़न नहीं था कि हम अटेंशन ले लें कि क्योंकि और कोई नहीं कर रहा है। पर आई एम वेरी ग्लैड दैट यू आस्क्ड दिस क्वेश्चन, क्योंकि जो दूसरा आपने पॉइंट बोला कि व्यूज़ आ रहे थे इसलिए हम क्या कवर कर रहे थे। व्यूज़ आ रहे थे शुरू 6 जून को व्यूज़ आए होंगे, 20 को जब फिर से शुरू हुई थी 20 जून को तब व्यूज़ आए होंगे, और फिर लास्ट के 5 दिन व्यूज़ आए होंगे। बीच में नहीं थे? बीच में आप एंड एवरीबडी इज़ ओपन टू सी दिस, आप जाइए पीछे। सोनम वांगचुक जब नहीं आए थे, उनके आने के थोड़े दिन पहले वहाँ पर बेयरली 40-50 लोग होते थे, 30 लोग भी होते थे कभी कभी। उन 30 में से भी आधे यूट्यूबर्स, कंटेंट क्रिएटर्स, ये स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशंस आयसा, KYS, SFI, AISF, इन सब के लोग भी थे। तो बहुत ऐसे दिन थे जब व्यूज़ भी नहीं आते थे, लोगों को भी फ़र्क नहीं पड़ रहा था। लोग भी कमेंट करते थे कि तुम लोग क्यों कर रहे हो और तुम लोग CJP मीडिया हो क्या है, या ये सब हो, ये सब कमेंट्स भी आते थे। किसी ने हमको चिपके मीडिया भी कहा कि जैसे गोदी मीडिया होती है वैसे चिपके मीडिया। अच्छा, चिपके का चिपके ये तो मैं पहली बार सुन रहा हूँ। वेरी इनोवेटिव। चिपके मीडिया। तो चिपके मीडिया या CJP स्पोक्स पर्सन, ये सब भी हमें बोला गया। पर हमें व्यूज़ कम हो, ये सब कमेंट्स आए, हम ये डिस्कस करते थे हम अपना जर्नलिस्टिक काम कर रहे हैं। और आपने ये भी एक बीच में बोला था कि क्या मोटिवेशन थी कि सब कुछ छोड़ छाड़ के ये किया जाए। हमने बाकी सब छोड़ छाड़ा बिल्कुल भी नहीं। ऐसा था कि बहुत दिन सिर्फ वेदांत कुछ घंटे के लिए जंतर मंतर चला जाता था, या मैं कुछ घंटे के लिए चली जाती थी और वेदांत कुछ और कर रहा होता था। इसी दौरान वेदांत मतलब यू वुड स्टॉप बाय एंड देन मूव ऑन। यस,
ठीक। और इसी दौरान वेदांत ने कैन बेटवा के लिए ट्रैवल भी किया, एमपी छतरपुर। वो तो मुझे याद है जी। तो बाकी स्टोरीज भी हमने उतनी ही कवर की हैं। ये स्टोरी ज़्यादा इसलिए दिख रही होगी क्योंकि ये ग्राउंड पर हमारे एकदम पास में हो रही है, तो हम जाकर रोज़ उसको कवर करते थे। जैसे कि वेदांत ने कहा, हंगर स्ट्राइक्स और इतने स्टूडेंट्स का सड़क पे आना हम नॉर्मलाइज नहीं करना चाहते थे, इसलिए हम प्रोटेस्ट मार्क करते थे। तो ये 2 रीजंस है। फिर आपने ये कहा कि क्या जेनजी लोग आ रहे थे इसलिए हम कवर कर रहे थे। पहली बात तो हम लोग टेक्निकली जेनजी हैं, पर वहाँ के जेनजी से हम भी थोड़ा डिटैच हिल गए। हाँ, क्योंकि शायद वो और यंग लोग हैं। हाँ। और कई बार हम रिपोर्ट करते हुए भी बोलते थे दैट यंग प्रोटेस्टर्स, अ यंग मैन इज इन फ्रंट ऑफ मी, अ यंग वुमन इज इन फ्रंट ऑफ मी। 22 से 25 साल की उम्र के लोग जो हैं वो बाकियों को यंग बोल रहे हैं। हाँ। नहीं, आई एम गोइंग टू बी 27 नाउ, तो ये भी 26। अरे फिर भी हाँ, वही तो एज ब्रैकेट वही है भाई। तो बिल्कुल, तो अजीब भी लगता था कि हम इन लोगों को यंग बोल रहे हैं और हम उन्हीं की एज के हैं। पर ये भी रीज़न नहीं था। और मैं ये मोमेंट नहीं, मैं बस ये समझाना चाहता हूँ कि जब मैंने ये बोला कि जेनजी एक होता है ना जिसे कहते हैं नफ्स पकड़ने वाली बात, तो क्योंकि ना केवल उम्र लेकिन आइडियोलॉजी, वातावरण, वो सब फैक्टर्स, इसके अलावा बहुत सारे लोग इस खबर को इसलिए भी नहीं समझ पाए कि उस जेनजी के ऊपर क्या गुजर रही है। तो जेनजी का दुख जेनजी समझ गया, क्या ये वजह थी? मुझे लगता है ये एक एक्सक्यूज़ भी है। ये मुझे नहीं लगता कि कोई ऐसी बात है कि जेनजी का ना, मतलब पत्रकार, अगर आप जर्नलिज्म अगर कर रहे हैं, कोई जर्नलिज्म कर रहा है, तो हर किसी का, मतलब वो एम्पैथी, आप हर किसी का दुख, हर किसी की बात समझ सकते हैं। तो मुझे लगता है उम्र से कोई लेना उसका उम्र से या जेंडर से या किसी और चीज़ से लेना देना नहीं है। ये मुझे लगता है जिन्होंने कवर नहीं किया या जिनको अब लग रहा है कि इतना ज़्यादा सरकार भी उसमें इन्वॉल्व हो गई और JP नड्डा बैठ कर उनके साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, तो अब वो शायद ये रिफ्लेक्शन में कह रहे हो या इंट्रोस्पेक्शन में, लेकिन मुझे नहीं लगता है इसका जेंडर या उम्र से कोई लेना देना नहीं है। हम वैसे कोई भी स्टोरी जब चुनते हैं कि इस स्टोरी को हमें, या तो वो न्यूज़ साइकिल में हो स्टोरी, लेकिन अगर हम किसी स्टोरी को चुनते हैं कि हमें इसको थोड़ा सा डेप्थ में और थोड़ा सा रिगर के साथ कवर करना है, तो वो ये उसमें एक पॉइंट ज़रूर होता है कि ये लार्जर इंडिया स्टोरी क्या कैप्चर कर रही है। तो हमने जब ये इस प्रोटेस्ट के दौरान हमने वो चीज़ महसूस करी कि ये एक टिपिंग पॉइंट है बिफोर इट्स स्पिल्ड ऑन टू द स्ट्रीट्स। जंतर मंतर में जाके, ये कोई पॉलिटिकल मोबिलाइजेशन नहीं था, यहाँ पर कोई पॉलिटिकल कार्डर नहीं था, ये कोई फार्मर्स, ऐसा नहीं है कि किसान आ गए हों भीड़ बढ़ाने, कि किसान यूनियन ने कॉल दी और लोग आ गए। उस तरीके का मोबिलाइजेशन बहुत अलग है। लेकिन यहाँ पर हमने बहुत से ऐसे लोग जो वर्किंग प्रोफेशनल्स हैं, स्टूडेंट्स हैं, जो जिनका कोई कारण नहीं है मोबिलाइज होने का, वो किसी आइडियोलॉजी से ड्रिवन नहीं है कि वो उस तरीके कार्डर, अगर कार्डर को मोबिलाइज करना बहुत आसान है कि एक आइडियोलॉजिकल कॉल आप दें और कार्डर पूरा मोबिलाइज हो जाए, लेकिन इतने भिन्न भिन्न प्रकार के लोगों का मोबिलाइज होना, ये एक लार्जर इंडिया स्टोरी कैप्चर करता है, एक लार्जर फ्रस्ट्रेशन कैप्चर करता है, जिसमें ये बात नहीं है, देखिए खाली पेपर लीक की बात नहीं है। आप कहीं भी जेनजी प्रोटेस्ट और देखेंगे तो ये जो पॉलिटिकल एलीट और जो आम, जो क्रिटिकल मास है, उसके बीच का जो डिस्कनेक्ट है, वो कैप्चर कितना, भले ही मतलब आप ऑब्वियसली इट वुड बी स्टूपिड टू कंपेयर नेपाल और बांग्लादेश, उससे कंपैरिजन आप नहीं कर सकते इंडिया में, लेकिन फिर भी वो फ्रिक्शन जो है एक बिटवीन अ पॉलिटिकल लीडरशिप जो एकदम ककून्ड है अपने एको चेम्बर में, और ये तमाम लोग जो फ्रस्ट्रेटेड है कि हमसे बात तो करो, तो वो भी कम्युनिकेशंस के इस दौर में, जहाँ पर आपको ये मतलब कसीदे पढ़े जाते हैं कि आप कम्युनिकेशंस के एकदम चैंपियन हैं, और वहीं पर एक पूरी जनरेशन की आप बात ही नहीं समझ। प्रियांशी, आप कुछ कहना चाहती थी जब मैंने बीच में टोक दिया, क्या बोलना चाहती थी? थोड़ा उस वेदांत ने उस पर टच कर दिया, पर मैं यही कहना चाह रही थी कि जो एक प्राइमरी रीज़न था कि हमने कंसिस्टेंटली कवर किया इज़ कि लोग कितना ही कहें कि ये पॉलिटिकली मोटिवेटेड प्रोटेस्ट थी, या आपके कार्डर आ रहे थे, या सारे आयसा और लेफ्ट की ऑर्गेनाइजेशंस हैं, हम हर रोज़ वहाँ देख रहे थे कि कितने आपके हमारे जैसे लोग वहाँ थे। मैं अपने ISB से मेरे सीनियर्स वहाँ पे मुझे मिलते थे कई बार, और मैं ये देखकर बहुत शॉक होती थी, क्योंकि मैं अपने बैचमेट्स को मुझे कहती थी तुम लोगों को अपनी नौकरी के सिवा किसी चीज़ की पड़ी नहीं है, और तुम लोग शाम को सैटरडे को पार्टी करने जाओगे तो क्लब में थोड़ा डिस्कस कर लोगे कि क्या ये भी प्रोटेस्ट चल रही है, पर तुम लोग आओगे कभी नहीं। तो मैं ऐसे मजाक उड़ाती थी अपने फ्रेंड्स का। तो जब मैंने उन्हीं फ्रेंड्स को वहाँ आते हुए देखा तो आई न्यू दैट दिस इज़ नॉट अ पॉलिटिकल मूवमेंट। और सिर्फ ये कॉलेज स्टूडेंट्स या मेरे कॉलेज सीनियर्स या मेरे कॉलेज बैचमेट्स नहीं, आपकी उम्र के पेरेंट्स
और ये पेरेंट्स हैं वो जो कोट अनकोट साउथ दिल्ली फैमिलीज से हम कहते हैं ना कि जिनको अपनी लाइफ से मतलब रहता है और अपना वो लंचेस पर जाते हैं, और वो लेडीज़ जिनको ऐसे स्टीरियोटाइप किया जाता है कि उनको किटी पार्टीज करती हैं, लंचन्स पे जाती हैं और बाकी उनको फ़र्क नहीं पड़ता है। वो लेडीज़ वहाँ आकर पानी बांट रही थी, और ऐसी लेडीज़ से हम मिले हैं, पानी बांट रही थी, खाना बांट रही थी। तो जब हमने देखा कि इस तरह के लोग आ रहे हैं, और ये मैं क्लास डिवाइड नहीं करना चाहती हूँ यहाँ पर, अगर ये एफ्लुएंट क्लास थी तो ऐसी भी क्लास थी। और एक एग्जांपल जो मैं बार बार देती हूँ, वेदांत कहता है कि तुमने इतनी बार ये एग्जांपल दे दिया, पर एक लड़के से मैं मिली थी जो उड़ीसा से दिल्ली आए ट्रक की लिफ्ट मांग कर। 3 दिन लगे उनको उड़ीसा से दिल्ली आने में, पैसे नहीं थे एक बस करने के भी, तो लिफ्ट मांग कर आए हैं ट्रक से, और वो फुटपाथ पर सो रहे थे वहाँ पर। लास्ट दिन पे मैं उनको मिली थी। तो ये इतने डाइवर्स लोग, इतने डाइवर्स फाइनेंशियली, इतने डाइवर्स जियोग्राफिकली, इतने डाइवर्स क्लास वाइज, कास्ट वाइज, तो ऐसे ही नहीं हो रहा ये नहीं हो रहा था। तो हम उससे अलग नहीं हो सकते थे। और ये चीज़ ना सर अभी भी ये लोग समझ नहीं पा रहे हैं। अभी आपने देखा 2 दिन पहले बांसुरी स्वराज और दीपेंद्र हुड्डा ये लोग सब डेलुलू सेलुलू ये सब कर रहे थे पार्लियामेंट पूरी डिबेट में। नहीं, लेकिन सर ये लोग अभी भी नहीं समझ पा रहे। ये डेलुलू सेलुलू करके आप आउटरीच नहीं कर सकते। दिस इज डिस्काउंटिंग, दिस इज अ ग्रेव डिसरिस्पेक्ट टू द मूवमेंट। आप बता रहे हैं कि खाली ये अर्बन एलीट मूवमेंट था, जो कि नहीं था। इसमें Tier 3 Tier 4 सिटीज़ के लोग, वर्नैक्युलर बोर्ड से पढ़ने वाले लोग, साउथ इंडिया से लोग, क्या ये सब लोग डेलुलू सेलुलू करते हैं? तो आपको लगता है कि ये करके आप जेनजी को आउटरीच कर लेंगे, तो ये गलत है। दिस इज अ वेरी रॉन्ग रीडिंग ऑफ द मूवमेंट। उसकी ये कोई हेट्रोजेनस मतलब होमोजेनस ग्रुप नहीं है ना, ये होमोजेनस एक्चुअली प्रॉब्लम ये है वेदांत की राजनेताओं को सब अपने जैसे ही दिखते हैं। कि अच्छा ये कोई काडर है, ये इनकी जबान है तो इनकी जबान बोल दो। बहुत से पत्रकार भी सर ये कर रहे हैं अभी कि मतलब वास्ते न गुइयां। हाँ, तो ये मतलब ये एक माइनॉरिटी या फिर मतलब एक पार्ट हो सकता है उस प्रोटेस्ट का, बड़ा पार्ट भी हो सकता है उस प्रोटेस्ट का। लेकिन वहाँ पर तमाम और लोग थे जो स्टेट PSC के लिए प्रिपेयर कर रहे थे, लोग रेलवेज के लिए, स्टेट के कितने एग्जाम्स से जो लोग फ्रस्ट्रेटेड थे वो आए थे। राजस्थान, हरियाणा, गुजरात, जहाँ इतनी बड़ी प्रॉब्लम है पेपर। तो इम्पैक्ट के लिए हल्की बात करके आप दोबारा से लोगों को हल्का बना रहे हैं, उनके मुद्दे को हल्का कर रहे हैं। अब मैं यहाँ पर दर्शकों आपको एक चीज़ ये बता दूँ कि इन लोगों को पसंद तो नहीं आई होगी ये बात, क्योंकि जाहिर सी बात है कि ये एक उम्र इस तरीके की होती है कि आपके अंदर एक क्रांति भाव और विद्रोह का भाव होता है, जिसमें आप ऊपरी तौर से विनम्र ज़रूर दिखें, लेकिन अंदर से आपको लगता है देखो फिर बुढ़ाऊ कुछ बताने लगा। मुझे अभी भी याद है, प्रियांशी से तो बात इस बारे में नहीं हुई थी, लेकिन वेदांत से मुझे वो मेरी फ़ोन कॉल और मैसेज बहुत अच्छे से याद है कि वेदांत तुम ये प्रोटेस्ट कवर कर रहे हो, रेगुलरली कवर कर रहे हो, बस ये देखना कि कहीं तुम एम्बेड ना हो जाओ, क्योंकि बहुत आसान होता है ऐसी स्टोरीज़ में टू गेट सक्ड इनटू द इमोशन, और ख़ास तौर से जब सब्जेक्ट आपकी उम्र के ज़्यादा करीब है, आप रोज़ देख रहे हैं, तो ये बहुत हद तक मुमकिन है कि आप भी उस मूवमेंट और उसके कॉन्फर्मेशन बायसेस को अपने अंदर ले आएँ। ये विचार मन में आया, मैंने तो अपनी बात कह दी थी, उसके बाद आप लोग फॉलो करते या ना करते वो बात अलग है। Of course करते। A good advice is which is given and then you forget about it. बट एक एक करके हमने डिस्कस ये काफ़ी किया। इनफैक्ट रोज़ के ही रिपोर्टाज में हमने डिस्कस किया कि प्रवक्ता ना लगने लगे और कितना डालें, कितना कवर करें, ये भी हम माइंडफुल थे, कोई और इम्पोर्टेंट स्टोरी तो मिस नहीं हो रही है। लेकिन मुझे लगता है एक जो चीज़ हमारे व्यूअर्स ने भी अप्रिशिएट करी कि हमने बहुत क्रिटिकली भी कवर किया कॉकरोच जनता पार्टी को। मतलब हमने वहाँ जाकर कई बार जो कॉकरोच जनता पार्टी की लीडरशिप है उससे कुछ ऐसे सवाल पूछे कि वो लोग भी थोड़े वो मिला गए कि ऐसे सवाल पूछ रहे हैं। हमने इनफैक्ट ये चीज़ पूछी उनसे कि बहुत से प्रोटेस्टर्स ये फील कर रहे थे कि ये लास्ट में लीडरलेस मूवमेंट हो गया था। जब मार्च चल रही थी, बच्चे पिट रहे थे वहाँ पर, तब आपके लीडर क्यों नहीं थे सामने, मार्च क्यों नहीं कर रहे थे उनके साथ, वो अंदर एक ट्रक में क्यों बैठे थे। तो ये तमाम चीज़ें पूछी। और उसके अलावा भी हमने दूसरा पक्ष भी दिया कि बहुत से लोग बाहर की प्रोटेस्टिंग क्राउड में ऐसे भी थे जो अराजक तत्व थे, जिन्होंने स्टोन पेल्टिंग वगैरह भी करी। वो भले ही कहते हैं कि ये हमारे साथ नहीं थे या ये एंटी सोशल एलिमेंट्स थे, लेकिन एक प्रोटेस्टिंग क्राउड का हिस्सा थे वो भी, वो अराजक तत्व वहाँ पर थे। तो हर साइड हमने दिखाया
और ऐसा नहीं है कि हमने जाकर वहाँ सिर्फ ये दिखाया कि एक बहुत बड़ा मूवमेंट चल रहा है जिसको हर किसी को देखना चाहिए, उसको एक न्यूज़ स्टोरी की तरह हमने क्रिटिकली भी कवर किया। तो मुझे लगता है ये डिस्टिंक्शन हमारे व्यूअर्स ने भी देखा। अच्छा। और ये क्रिटिकलिटी मेरे ख्याल से शुरू से थी कि जो हमने पहला भी इंटरव्यू किया था एक सौरव दास आशुतोष रंका का, उससे ही हमने शुरुआत ही इससे की थी उनको पूछने से कि आपके जो आम आदमी पार्टी के बैकग्राउंड्स हैं। आशुतोष रंका उस टाइम मुझे याद है उन्होंने कहा कि मैंने रिज़ाइन नहीं किया आम आदमी पार्टी से, पर मैं एसोसिएटेड नहीं हूँ। तो तब भी लोगों ने वो अप्रिशिएट किया था कि हमने प्रोब किया उन्हें कि ये इसका क्या मतलब है कि आपने रिज़ाइन नहीं किया है पर आप एसोसिएटेड नहीं है। नहीं है एसोसिएटेड तो रिज़ाइन कर दीजिए ना। तो ये सब सवाल हम शुरू से जो भी हमारे व्यूअर्स को आते थे, हमें आते थे उनके बारे में, वो हम पूछते जा रहे थे। चाहे वो हो, चाहे ये जो वेदांत ने कहा कि क्या आपने क्राउड मैनेज नहीं किया, ये सब क्वेश्चंस हम कॉकरोच जनता पार्टी से पूछते रहे, जो ऑडियंस एक्नॉलेज करती थी कि आपने सिर्फ हमें ये नहीं दिखाया कि जो कि बहुत लोगों ने दिखाया कि ये प्रोटेस्ट लोगों को साथ में ला रही है, सारे मीम्स दिखा रहे हैं, आप सारे पोस्टर्स दिखा रहे हैं, ये सब साइंस जो कुछ लोग कर रहे हैं, कुछ प्रोटेस्टर्स कर रहे हैं वो दिखा रहे हैं, पर हमने इसको एज अ जोक नहीं ट्रीट किया। मेरे ख्याल से कि काफ़ी लोग की शुरू में ट्रीट कर रहे थे इसको एज अ जोक कि बच्चे आए हैं और हंसी मजाक टाइप की कवरेज कर रहे थे, पर हमने बहुत सीरियसली किया। कुछ मेरी घर वाले भी मुझे ऐसे बोलते थे कि इतनी फ़नी रील्स आती हैं इस प्रोटेस्ट से, पर तुम लोग कुछ फ़नी रिपोर्ट नहीं करते हो, तुम सारी सीरियस चीज़ें ही रिपोर्ट करते हो, तुम ये लाठी चार्ज, स्टोन पेल्टिंग और जाके उनसे भी बात करते हो स्पोक्स पर्सन से, तो सीरियस बात करते हो। तो हम यही सोचते थे कि हम क्योंकि उसको एक जर्नलिस्टिक तरीके से देख रहे हैं। करेक्ट। आप ये एक बहुत इंपॉर्टेंट बात की, जर्नलिज्म वर्सेस कंटेंट क्रिएटर। कुछ लोग देखिए, कंटेंट क्रिएटर लोकप्रिय हो जाए कोई दिक्कत नहीं है, उसका काम ही लोकप्रिय होना है, लेकिन अगर आप जर्नलिस्ट हैं तो बहुत ज़रूरी है कि आप पहले तो सही बात करें। वो सही बात आपको लोकप्रियता की ओर ले जाए तो वो मंजूर है, लेकिन उसका बात सही होना बहुत ज़रूरी है। तो डिड दिस वे ऑन योर माइंड एवरी डे? जब हम एक महीने तक प्रोटेस्ट कवर कर रहे थे, तब उसके बाद लोगों ने हमें बहुत अप्रिशिएट किया कि आपने इसको कंसिस्टेंटली किया। फिर एक दिन हमने स्टोन पेल्टिंग की रिपोर्ट डाली, काफ़ी लोगों ने कमेंट किया कि अब इन लोगों को भी पैसे आ गए हैं, अब इनको भी ऊपर से ऑर्डर आ गया है, मैसेज आ गया है। अच्छा, गोदी मीडिया हो गया, ये भी बिक गए हैं, दे हैव रिसीव्ड देयर पेमेंट। पर उससे हम रुक नहीं गए। अब अगर हमें सिर्फ जैसे आपने कहा लोकप्रिय होना होता तो हम सोचते कि यार अब फिर से पत्थरबाजी हुई तो नहीं दिखाएंगे, क्योंकि हमारी ऑडियंस ये साइड नहीं देखना चाहती है प्रोटेस्ट की। पर वही कि हम जर्नलिस्ट हैं, हमने अगले दिन फिर से पत्थरबाजी हुई, तब वेदांत ने वही चीज़ दिखाई। और मैंने वेदांत को बड़ी डांट लगाई, मुझे याद है। ये जो बिना हेलमेट के आप चले गए थे, प्लीज़ आपको नहीं मालूम है वो पत्थर उड़ के कब आ रहा है। सॉरी, मैं थोड़ा सा बाप की भूमिका निभाने लगता हूँ इन लोगों के साथ, लेकिन वो मुझे ठीक नहीं लगा। एक हार्ड हैट अगर आप लेके जाते तो उससे और कुछ नहीं होता, कम से कम अगर कोई पत्थर सिर पे लगता भी तो हेलमेट टूटता। सॉरी, वो सर एक्सपेक्टेड भी तो नहीं था उस मोमेंट में, हमें पता थोड़ी था कि ऐसा कुछ हो जाएगा। नहीं, बट दिस इज नॉट द 20th, ये 20 का नहीं, ये 22 या हाँ। तो अब आपको मालूम था कि वो पथरीला पथ है ना, अब रॉकी रोड। हाँ, रॉकी रोड। अब मैं आपसे पूछना चाहता हूँ इस आंदोलन के एक्सपीरियंसेस के बारे में, और मैं चाहूँगा कि आप इन अ वेरी स्नैपी वे, जल्दी लाइक पीक टीवी, आप मुझे एक दो सेंटेंस में आप मुझे बताएं कि आपके अनुभव क्या रहे। प्रियांशी से शुरू करेंगे। इस प्रोटेस्ट में आपका हैप्पीएस्ट मोमेंट कवरेज के वक्त? जब लास्ट के दिन पे रेजिग्नेशन के बाद पूरा क्राउड यूनिसन में वंदे मातरम गा रहा था। अच्छा, आई हैड गूज़बम्प्स इन दैट मोमेंट। वो एक वीडियो में दिख भी रहा है, वेदांत रिपोर्ट कर रहे हैं और मैं पीछे सिर्फ ऐसे खड़ी हूँ, कहीं लॉस्ट। ओह, वेदांत आपका हैप्पीएस्ट मोमेंट? हैप्पीएस्ट मोमेंट सर, मैंने जब शबाना आज़मी वहाँ आई थी और उन्होंने अपने वो आयशा के जो तमाम लोग उनका जब फास्ट ब्रेक किया था, तो वो एक्चुअली बड़ा गूज़बम्प्स मोमेंट लगा मुझे, क्योंकि मतलब एक सीनियर कम्युनिस्ट कह लें या सीनियर एक्टिविस्ट कह लें, वो बड़ी अथॉरिटी के साथ आकर उन्होंने वहाँ पर उनका फास्ट ब्रेक किया, उनके हाथ चूमा, और वो बहुत मतलब उस मोमेंट पे कोई ये नहीं कह सकता कि जावेद अख्तर, शबाना आज़मी पाकिस्तान चले जाएं। ये सारे जो डिफेंसेस थे वो उस मोमेंट के सामने, उस मोमेंट की पावर के सामने मतलब फीके पड़ेंगे। अब मुझे बताइए सबसे स्कैरिएस्ट मोमेंट आपका। वो
एक दिन जब पत्थरबाजी हुई और उसके बीच में हम लोग फंसे हुए थे और हम नीचे गिर गए थे और जैसे ही नीचे गिर के हमने ऊपर उठ के देखा सिर्फ पत्थर उड़ते हुए दिख रहे थे और लग रहा था अगला पत्थर यहाँ भी हो सकता है। तो आई रिमेम्बर एक कोई रील भी थी पीक टीवी पे कि आज पहली बार वही मोमेंट था। घबराहट हो रही है, आज पहली बार डर लगा है इतने दिनों में। वही अच्छा, वही मोमेंट था। हाँ, आपका? सर जब 20 तारीख को जब 3-4 बजे के बाद पुलिस को मुझे लगता है ये बोल दिया गया था कि आप कुछ भी करके रोड्स खाली करो, तो द पुलिस वेंट कम्प्लीटली क्रेजी। फिर वो जो एक संसद मार्ग वाली रोड थी वहाँ पर दोनों साइड से टीयर गैस फायर हो रही थी, दोनों साइड से लाठियाँ चल रही थी, प्रोटेस्टर इधर उधर भाग रहे थे और मैं और मेरी कैमरा पर्सन वहाँ बस कोई जगह नहीं थी जाने की। हम इधर जा रहे थे तो टीयर गैस, इधर जा रहे थे तो लाठी, हम बाहर भी नहीं निकल पा रहे थे उस रोड के। वहाँ पर फिर एक मस्जिद था पीछे उसी वेस्टर्न कोर्ट के सामने, वहाँ पर बहुत से लोग गए, हम भी वहाँ पर उसके अंदर थोड़ी देर गए, लेकिन वो बहुत स्कैरी था, वो एकदम बैटल फील्ड की तरह ऑलमोस्ट लगा, क्योंकि अगर पुलिस वहाँ रोड खाली भी करना चाह रही थी तो भी वो दोनों साइड से टीयर गैस फायर कर रही थी, कहीं आप जा ही नहीं सकते। तो वो बड़ा स्कैरी मोमेंट था। और उस समय मतलब टीयर गैस लगातार, तो आप आँख में भी आपकी जलन हो रही है, आप खांस भी रहे हैं, लाठियों को भी देख रहे हैं कि कहाँ पड़ रही है, तो वो पूरी रोड एक तरह से दोनों साइड से कहीं जाने को नहीं था। अब मैं चाहता हूँ कि आप एक एक करके मुझे 20 जुलाई के बारे में बताएं और 20 जुलाई का आपका अनुभव। पहले प्रियांशी, फिर वेदांत। 20 जुलाई एक्चुअली बहुत स्कैरी था। जब तस्वीरें देख रहे थे तो वो डरावना था। मैं आप लोगों को एक अपने अनुभव से ये बता सकता हूँ कि 2011 और 2012 में अन्ना और निर्भया प्रोटेस्ट खास तौर से जब 2012 में हुआ था, तो हमने कुछ इसी तरीके की चीज़ दिल्ली में होते हुए देखी। बिल्कुल संसद भवन के बाहर, नॉर्थ ब्लॉक और साउथ ब्लॉक के बाहर, छोटी छोटी बच्चियाँ 17, 18, 19 साल की कॉलेज गोइंग गर्ल्स, और वो लार्जली वुमन लेड प्रोटेस्ट था। और उसमें जिस तरीके से आंसू गैस के गोले चले, इट कैन बी वेरी स्कैरी। आँखों में जलन होती है, बहुत तमाम उलझनें होती हैं, तो मैं वो एहसास होता है कि वो क्या हुआ। लेकिन मैं आपसे जानना चाहता हूँ 20 जुलाई एक्सपीरियंस करना कैसा रहा? मैं पहली बार तो हमने कुछ हिस्टोरिक एक्सपीरियंस किया उस दिन, जो शायद हमें कई दिनों तक भी रियलाइज़ नहीं हुआ कि कितनी बड़ी मोमेंट हमने एक्सपीरियंस की है। एक पॉइंट था जब मैं एक बस पे चढ़कर मैं क्राउड देखना चाह रही थी कि पार्लियामेंट स्ट्रीट पर कहाँ तक क्राउड है, और उस बस के ऊपर चढ़कर मैंने देखा जहाँ तक नज़र जा रही है लोग, मतलब खचाखच लोग फंसे हुए हैं जो कहते हैं ना, कहीं चलने की जगह नहीं थी उस क्राउड में। और ये उस पूरे संसद मार्ग के स्ट्रेच की बात कर रही हूँ जो होगा करीब 700-800 मीटर। 700-800 मीटर के स्ट्रेच में लोग कम्प्लीटली पैक्ड हैं। करीब 1 लाख से ज़्यादा लोग सड़कों पर आए हैं। तो बहुत देर तक तो रियलाइज़ नहीं हो रहा था हम देख क्या रहे हैं। और मैं बार बार वेदांत को भी कह रही थी, जब भी फ़ोन मिल जा रहा था, फ़ोन तो मिल नहीं पा रहा था उस दिन, पर आसपास भी मैं सबको कह रही थी ये लोग आ कहाँ से रहे हैं, ये कौन है ये लोग, ये बहुत हम वंडर कर रहे थे उस टाइम। और जब लोगों से बात की तो ये पता चला कि ये बहुत सारे आम लोग हैं। उस दिन ये सारा नैरेटिव ख़त्म हो गया था कि ये पॉलिटिकली मोटिवेटेड और काडर लेड मूवमेंट है, क्योंकि इतने लोग नहीं आ सकते थे काडर से। आने होते तो आ जाते ना, पहले आ जाते। और तो ये पहला तो अनबिलीवेबल मोमेंट था जो मैंने ऊपर बस के ऊपर चढ़कर देखा। और मैं वो पिक्चर्स आपके साथ शेयर करूँगी, शायद आप यहाँ लगा सकते हैं कि इतने लोग कहाँ से आ गए। दूसरा जो एक्सपीरियंस था, मैं वहाँ पर थी जंतर मंतर के बाहर पार्लियामेंट स्ट्रीट की तरफ, जहाँ से लोगों ने खुद ब खुद मार्च करनी शुरू कर दी थी। लीडर्स अंदर थे, वो अभी भी पुलिस से शायद नेगोशिएट कर रहे थे कि हमको मार्च करने दो, वो ट्रक पर थे। पर मॉब को फिर फ़र्क नहीं पड़ता है, क्राउड को फिर फ़र्क नहीं पड़ता है कि अंदर लीडर्स को परमिशन मिली है कि नहीं। उन्होंने आगे से बैरिकेड्स पुश करना और बैरिकेड्स जंप करना शुरू कर दिया था, क्योंकि 9 बजे बोल दिया था मार्च शुरू होगी। अब अंदर से उन्होंने शुरू की नहीं की, आगे वाले क्राउड ने मार्च अपनी शुरू कर दी थी 9 बजे। और तभी हमने कहा था ये लीडरलेस मूवमेंट बन गया था, क्योंकि उस फ्रंट पे कोई नहीं था। इसीलिए जो पहली लाठियाँ खाई वो इस ग्रुप ने खाई, जिन्होंने ये बैरिकेड्स जंप किए, बैरिकेड्स तोड़े, और पुलिस वालों को भी पुश किया गया, धक्का दिया गया। मतलब ऐसे वायलेंस कुछ नहीं हुआ था, पत्थर बाजी तब तक नहीं हुई थी उस स्पॉट पर जहां आप थी। जी हाँ। ये एकदम वो जो जंतर मंतर से आप पार्लियामेंट स्ट्रीट की तरफ जाते हैं तो जो इंटरसेक्शन आता है, जो कनॉट प्लेस भी जाता है, वो इंटरसेक्शन वहाँ हो रहा था ये। तो ये शायद 20-25 मिनट
के टाइम में ही इन लोगों ने बैरिकेड्स के आगे पुश भी किया और उसी दौरान पुलिस ने काफ़ी लोगों को डिटेन किया, काफ़ी लोगों को पीटा गया। तो ये 9:30-10 बजे तक काफ़ी लोग ऑलरेडी पिट चुके थे, लाठीचार्ज हो चुके थे, डिटेन हो चुके थे इस स्पॉट पर जिसकी मैं बात कर रही हूँ। उसमें से एक लेडी से हम मिले थे, वो प्रेग्नेंट भी थी और वो भी डिटेन थी, वो भी बस के अंदर थी। और काफ़ी लोग जो ये बसेस के अंदर थे फिर शीशे से बाहर निकल रहे थे क्योंकि वो कह रहे थे कि ये प्रेग्नेंट लेडी है, इनको बाहर निकालना है, पर पुलिस उनको डिटेन करके फिर आगे अपने काम पे निकल रही थी। तो इसीलिए वो लोग फिर बाहर निकल रहे थे खिड़कियों के रास्ते से कि हमें प्रेग्नेंट लेडी को बचाना है। तो ये था एक्सपीरियंस वहाँ की शुरुआत का, मैं आपको शुरू का टाइम बता दिया। फिर जब हम आगे जाने लगे तब इन लोगों ने, ये जो प्रोटेस्टर्स हैं, इन्होंने 2-3 मेरे ख्याल 3-4 लेवल्स ऑफ बैरिकेड्स पार कर दिए थे। और इसमें प्रोटेस्टर्स की तरफ से भी मतलब फिजिकल फोर्स यूज़ हुआ था। ऑफ कोर्स मतलब बैरिकेड्स लगे हुए हैं, आप उसको टाप के जाएंगे तो कुछ तो आप फिजिकल फोर्स यूज़ करेंगे। पुलिस दूसरी तरफ खड़ी हो रही थी और शुरू में तो द सेंस दैट आई गॉट वाज कि पुलिस प्रिपेयर्ड नहीं थी इतने क्राउड के लिए। जो पहला बैरिकेड तोड़ा गया उसमें मतलब क्राउड इतना था, क्राउड इतने हज़ारों में था और पुलिस पर्सनल की मेरे ख्याल 2 या 3 लेयर्स थी। तो अगर इतना क्राउड मिल के बैरिकेड्स पुश कर रहा है, वो 2-3 लेयर्स ऑफ पुलिस उसको कंट्रोल कर ही नहीं सकती है, पॉसिबल ही नहीं था। इसीलिए शायद आगे के लेयर्स में उन्होंने और डिप्लॉयमेंट सख्ती कर दी जी। पर शायद वहाँ तक वो इतना क्राउड एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे। फिर जब ये लोग आगे चले गए तब करीब 2-3 बजे तक मामला फिर भी थोड़ा शांत था इस एरिया में। चंद्रशेखर आज़ाद आके स्पीचेस दे रहे थे, फिर सौरभ दास, आशुतोष रंका भी इस तरफ आ गए थे स्पीचेस देने क्योंकि उन्हें पता चल गया था कि यहाँ थोड़ा क्लैश हो रहा है पुलिस वालों के साथ। तब पीसफुल रहा। पर फिर जैसे ही वेदांत ने कहा कि 3:30 बजे सब कुछ बदल गया। 3:30 बजे तक हमें भी लग रहा था कि अब प्रोटेस्ट हो जाएगी ख़त्म, अब सब उस स्ट्रेच पे बैठे थे पार्लियामेंट स्ट्रीट पर हमें लगा 1-2 घंटा और बैठेंगे फिर सब चले जाएंगे। तो हम भी थोड़ा आगे की डायरेक्शन में जाने लगे। आगे की डायरेक्शन में गए तो देखा कि आधे लोगों को पता नहीं है कहाँ जाना है। जब हम कुछ लोगों से हमने बात की, एक MP के एक छोटे से गाँव से आए थे, उन्होंने कहा कि मुझे तो पता ही नहीं है संसद है कहाँ और अभिजीत दिपके कहाँ है, सौरभ दास कहाँ है, हमें पता नहीं है कि आगे जाना कहाँ है। तो वो एक भेड़चाल सी वहाँ बन गई थी, जहाँ लोगों को दिख रहा है क्राउड जा रहा है, वहाँ लोग जाने लगे। और क्राउड तो मल्टीपल डायरेक्शंस में जा रहा था क्योंकि ऐसा नहीं है कि किसी को भी पता था, कुछ लोगों को पता इसीलिए एक था। प्रोटेस्ट को कंटेन करने के बजाय वो आपने सैटेलाइट प्रोटेस्ट बना दिए। बिल्कुल 8 जगह आंदोलन हो रहा है। बिल्कुल, बहुत जगह पे आंदोलन हो रहा था और हर जगह पे पुलिस बैरिकेड्स के थ्रू इनको कंट्रोल करने की कोशिश कर रही थी। और वहीं पर हमने ये एक पॉइंट रेस किया था एक प्रोटेस्टर के साथ कि आप लोगों को पता नहीं है आगे कहाँ जाना है। जब हमें गोदी मीडिया लोग कहने लगे कि आप ये सब मत बोलो, हमें पता है कहाँ जाना है। और जब उनसे पूछा कि रास्ता क्या है, उनको नहीं पता था। तो ये ऐसे स्प्रेड आउट हो गई थी इस मोमेंट पर। और इसी मोमेंट पर करीब 3:30 बज गए थे, 3-3:30 का टाइम था, जब टीयर गैस हर डायरेक्शन से आने लगी और पुलिस लाठियों के साथ हर डायरेक्शन से आने लगी। और उस मोमेंट पर थोड़ा डू और डाई सिचुएशन हो गई थी कि अब तब प्रोटेस्टर्स भी फिर बस अपनी जान बचा के भागने लगे। और दैट वाज द मोमेंट when I think the police was given orders कि अब कुछ भी करके निकालो इन्हें। आपने वेदांत अपनी आंखों के सामने ये जो पेलेट गन और ये जो पुलिस एक्सेस, जिसको पहले तो डिनाई किया गया लेकिन अब धीरे धीरे करके हम देख रहे हैं, खबरें आ रही हैं कि यहाँ हुआ था, हाँ एक्सेसेस हो गए, ये आपने अपने आंखों के सामने होते हुए देखा? सबसे पहले तो सर मतलब वो जो सुबह थी, कोई मतलब आम सुबह नहीं थी। एक तो बारिश सा थोड़ा सा मौसम हो रहा था और इसीलिए कीचड़ भी था कई जगहों पर और इस तरह से। लेकिन आप जब पहले कुछ दिन प्रोटेस्ट कवर करने गए तो आपको पोस्टर्स दिख जाता है ना, आंखों से पोस्टर्स दिखे आपको, वो दिखे। उस दिन कुछ नहीं दिख रहा था, सिर्फ लोग हर जगह। मतलब आपको किसी पोस्टर पे मेरी उस दिन नज़र नहीं गई क्योंकि वहाँ पर सिर्फ लोग थे आपके इर्द गिर्द। मतलब कितनी बार ऐसा हुआ कि एकदम ही स्टैम्पीड जैसी सिचुएशन हो गई और वो एक टिकिंग बॉम्ब की तरह थी वो क्राउड, क्योंकि कभी भी स्टैम्पीड लाइक सिचुएशन हो सकती थी, कभी भी अगर भगदड़ हो, इस तरीके की क्राउड थी। और वो बड़ा ही मतलब इसको कहते हैं क्लॉस्ट्रोफोबिक भी था। वहाँ पर आप अंदर अगर गए तो आपको दूसरी ओर तक निकलने में 1-1.5 घंटा लग जाता क्योंकि आप निकल ही नहीं सकते थे। इट वाज अ सी ऑफ पीपल वहाँ पर, सिर्फ लोग थे वहाँ पर उस दिन। कौन लोग थे, क्या पहना था उन्होंने, कहाँ से आए थे, कुछ नहीं, सिर्फ लोग मतलब वहाँ पर दिखे हर जगह। हमें अपनी टीम से मिलने के लिए उस दिन 4 घंटे लगे।
मैं अपने कैमरा पर्सन से मिल नहीं पाई थी 4 घंटे तक, किसी और से शूट करा रही थी अरे randomly। बाप रे। वेदांत भी अपने उनके साथ जो करने वाले थे, फोन नहीं मिल रहा था, कुछ नहीं मिल रहा था। मतलब आपको कोई खबर ही नहीं थी कि टीम कहाँ कुछ है? नहीं, ना टीम कितने की लोग कुछ- तैनात थे आपके उस समय? हमारे 5 लोग 5 थे, हमें लेकिन Including मिला। you? इंक्लूडिंग अस। तो 5 लोग जिनको कोई खबर नहीं थी एक दूसरे की। और आप ढूंढ भी नहीं सकते थे वहाँ पे, ढूंढना वो हाँ, impossible फोन ही नहीं था। चलेगा। फोन ही नहीं चला, तो इतने लोग, और वो रास्ते मतलब जो जंतर मंतर की गलियाँ, बाहर के रास्ते, कुछ पता ही नहीं चला था आपको ये रास्ता कहाँ निकलता है, ये रास्ता बाहर को है, ये रास्ता अंदर को है, क्योंकि इट वाज जस्ट अ सी ऑफ तो पीपल। फिर ये तब उस दौरान वीडियो भी नहीं भेज पाते होंगे जब इंटरनेट कुछ भी नहीं? हाँ, वीडियो फिर? नहीं भेज पाया। तो वो उसका बताने से पहले जो आपने एक्सेसेस पे सवाल पूछा, हाँ। तो मतलब एक समय जब 3:30-4 बजे की प्रियांशी ने बात करी, तब मैंने अपनी आंखों से जो देखा पुलिस वालों को, एक चीज़ होती है कि आप कहें कि पुलिस वालों को ऊपर से ऑर्डर आया, वो तो अपना काम कर रहे हैं, लेकिन जब आपके पास वो टैसिट अप्रूवल होता है, तो ऐसा लग रहा था उनको देख के कि दीज पीपल आर हाई ऑन पावर। नशे में जैसे थे वो पुलिस वाले भी, नशे मतलब असली में नशे हाँ, में हाँ, नहीं, मैं पावर समझ के गया, नशे हाँ। में, क्योंकि जिस तरह से जिसको कहा जाता है पावर ड्रंक, वो पकड़ के मतलब लाठी, एक होता है लाठी दिखाना, रोड खाली करना, वो प्रोवोक कर के लाठी दिखा के किस तरह से हम जाए। एक प्रोटेस्टेंट ने मुझे बताया कि LIC बिल्डिंग में मैं भागी, वहाँ पीछे तक पुलिस वाले आ गए, दीवार पे पिन करके जो है उनको लाठियों से पैर पे मारा। और आप देखते हैं कि अगर लाठी चार्ज होता है तो पैरों पे होता है, हाथों पे होता है। मेरे सामने चेस्ट पे मारा गया लोगों को। मेरे सामने ऐसा हुआ कि एक प्रोटेस्टर को तो बिल्कुल ही पूरा खून से लथपथ उनका वो था, सर पे उनको लाठी मारी गई। और ऐसा नहीं कि लाठी पड़ जाना एक चीज़ होता है, मारना, भांज ये देना चीज़- जिसे हाँ, कहते हैं। वो हुआ कि वो मारा गया है बाकायदा, कि हम इनको सबक सिखाएं कि इन लोगों ने नाक में दम करके रखा है, इनको अब सबक सिखाया जाए। वो चीज़ आपको हवा में फील होने लगी थी अब, कि अब एक मतलब जो दहशत थी वहाँ पर इतनी ज़्यादा बनाई गई थी पुलिस द्वारा, कि अब आपको लगने लगा था ये अब जान भी ले सकते हैं। मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि मतलब कि they were कुछ out to ऐसा kill. out they were हाँ. I mean obviously they weren't out to kill, They but were it not, felt हाँ. like कि आप जो है मतलब कि अब कुछ भी हो सकता है, यहाँ से निकलो। इस तरह से वहाँ पर मतलब उन सड़कों पर हुआ है। आप जा रहे हैं, खून के ड्रॉप्स आपको सड़कों पर पड़े मिले हैं, पत्थर टूटे हुए मिले हैं, वहाँ पर लाठियाँ मतलब बुरी तरह से चल रही हैं लगातार, बैरिकेड टूटे हुए मिले हैं आपको, लोगों की चप्पल, जूते पूरे रास्ते। तो बड़ी अनफॉर्चुनेट साइट थी ये, बहुत अनफॉर्चुनेट साइट थी। और मुझे लगता है कि किसी ने भी सुबह नहीं सोचा होगा कि ऐसा अंजाम होगा इस दिन का, कि मतलब इतनी ज़्यादा बेरहमी से पीटा जाएगा। मुझे नहीं लगता कि गवर्नमेंट ने, पुलिस ने, CJP ने, किसी ने ये सोचा होगा कि इस तरीके की तस्वीरें बाहर आएंगी। एंड दैट वाज अ मोमेंट व्हेन सर मेन स्ट्रीम मीडिया ऑल्सो वोक अप। कि कहीं पे मैं किसी मेन स्ट्रीम मीडिया पे ये टाइटल देख रहा था कि लेगेसी मीडिया पे, कि द स्टूडेंट स्टॉर्म दैट टुक एवरीवन बाय सरप्राइज। तो उस मोमेंट पे मुझे दे वर ऑल सरप्राइज, किसी ने नहीं सोचा कि इस तरीके का अगली टर्न ले सकती है ये प्रोटेस्ट। बाप रे बाप, ये 20 जुलाई तो अपने आप में एक पुस्तक है भाई, आप लोगों की पीक टीवी एक्सपीरियंस ऐसे करके एक किताब ज़रूर आपको लिखनी चाहिए, जिससे हमको पता चले। इतने लोग रास्ते में हमें मिल रहे थे जो बैठकर सिर्फ रो रहे थे। कितने लोगों से बात करने की कोशिश की, इतने दर्द में थे कि वो बात नहीं कर पा रहे हैं, रो रहे हैं। उनके पैर में मेरी उम्र के होंगे, मुझसे भी थोड़े यंग लग रहे थे, 21-22 साल का लड़का था, इतनी ज़ोर से रो रहा था। इतना कॉमन नहीं होता है लड़कों को इस तरह सड़क पे बैठकर रोते देखना, पर ये लोग चिल्ला कर रो रहे थे। कितनी ज़ोर से मारा गया होगा कि आप सड़क पे बैठ के इतने लोगों के सामने रो रहे हैं। मेरा अभी भी मानना है कि धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा इन छात्रों से ज़्यादा पुलिसिया कार्रवाई की वजह से हुआ है, क्योंकि वो टर्निंग पॉइंट था। उसके बाद एक ऐसी स्थिति हुई कि अब सरकार के लिए डिफेंड करना बड़ा मुश्किल हो गया। आपने ये जो लाठियां बजाई, उससे एक इतना ज़्यादा गुस्सा हो गया कि अब आप धर्मेंद्र प्रधान को, भले ही सोनम वांगचुक ने फास्ट ख़त्म कर दिया हो, लेकिन ये प्रोटेस्ट ख़त्म नहीं हो रहा। और सर 20 जुलाई को ये क्लियर हो गया था, ये अभिजीत दिपके, वांगचुक, इन सबसे बहुत बड़ा था प्रोटेस्ट। और किसी ने नहीं सोचा था कि इस तरीके का एक मेटाफर मतलब था वो वहाँ पे, मतलब जो फीलिंग थी वो उस दिन। अगर आप 20 जुलाई को जब मैं याद करता हूँ तो अभिजीत या इन सब किसी का चेहरा सामने नहीं आता, सिर्फ स्टूडेंट्स, लोग। बहुत खूब, बहुत खूब। अंत में जाते जाते मुझे ये बताइए कि अब लाइफ आफ्टर CJP प्रोटेस्ट कैसी चल रही है, इस लिहाज से कि होता क्या है कि एक जीवन में बड़ा एक्साइटमेंट होता है ना। जैसे मैं आपको बता दूं, 26/11 प्रोटेस्ट जब हम लोगों के टाइम पर
वो 4-5 दिन तक बिल्कुल मतलब वो एक आप अलग टाइप का एड्रेनलिन कि वो करना है, बहुत दर्दनाक हादसा था वो। लेकिन जब वो ख़त्म हुआ तो उसके बाद फिर एकदम से एक जीवन में जिसे कहते हैं ना एक खालीपन आ गया, समझ में नहीं आ रहा था कि अब ये ठीक है। फिर बाद में अदर न्यूज़ टुक ओवर। तो आप लोगों के साथ ऐसा हो रहा है, मतलब ऐसे विड्रॉल सिम्टम्स हुए कि आंदोलन खत्म हो गया अब कहाँ जाएं? नहीं, ऐसा तो नहीं हो रहा है। हाँ। और आई थिंक ये इस वजह से है कि हम शुरू से स्टोरी से डिटैच्ड थे और हम स्टोरी को स्टोरी की तरह देख रहे थे। तो अब हम तो सब लोगों के साथ ऐसा नहीं था, मैं ये भी बता दूं। वहाँ पर जितने लोग कवर कर रहे थे, पीपल बिकेम पार्टी टू द स्टोरी, और इस तरीके से कि वो बिल्कुल जो कंटेंट क्रिएशन वाले रूल्स होते हैं वो वहाँ पर होते हुए दिखाई दे रहा था। पत्रकारिता नहीं हो रही थी। तो आप लोगों की जो हॉल ऑफ फेम में तस्वीर लगी वहाँ पर, जो छात्रों ने लगाई, ये डिस्पाइट द फैक्ट कि आप आलोचना भी कर रहे थे, गोदी मीडिया का भी खिताब पाया आपने, उसके बावजूद ये कमाया है, ये बहुत बड़ी उपलब्धि है। तो मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि हाउ इज़ लाइफ पोस्ट द प्रोटेस्ट? प्रियांशी कह रही थी कि हमने शुरू से ही मुझे लगता है बड़े डिस्पैशनेट तरीके से करी कवर प्रोटेस्ट। मतलब ऑब्वियसली वो मोमेंट्स दैट विल गिव यू गूज बम्स, और वो सब कुछ मोमेंट्स ऐसे थे जो हमेशा याद रहेंगे, लेकिन बहुत हम डिस्पैशनेट होकर करी। और अभी जैसे बाद में भी सौरभ दास और इन सब लोगों ने काफ़ी लेगेसी मीडिया को इंटरव्यूज़ दिए, टीवी चैनल्स को इंटरव्यूज़ दिए। तो कुछ हमारे साथ जो और लोग भी थे, कंटेंट क्रिएटर्स भी और जर्नलिस्ट भी, वो कह रहे हैं उनको कैसे दे सकते हैं इंटरव्यू, और ये तो ऑब्वियसली उनकी बात सही है। लेकिन मुझे ये भी लगता है कि इतना पोजेसिव भी नहीं होना चाहिए। अब वो राजनीतिक वो है, वो देंगे किसी को भी। हाँ, अब आप ये सोचिए कि हमारे हैं वो हमारे हैं, हम उनको नहीं। और हमने इनको, जब इनको कोई नहीं पूछ रहा था तो हम हमारे पास आते थे, ये वाला जो टोन ले लेता है। नहीं सर, ये सब जरूरत नहीं करने की। अब वो पहले वो कुछ भी करे, अब आप उनको इतना पोजेसिव मत होइए, अब आगे अपना काम करिए। मेरा ये कहना है कि आप कल को जब कॉकरोच जनता पार्टी को कवर करेंगे तो क्या आप इस तरीके से कवर कर सकते हैं कि अगर वो सही कर रहे हों तो आप सही बोलें, गलत कर रहे हो गलत बोलें, खुंदकियाँ ना हो। हाँ। खुंदकिया पत्रकारिता बड़ी प्रॉब्लमैटिक होती है। पहले तो आप तारीफों के पुल बांधेंगे और फिर जब आपके मन की नहीं होगी तो आप खुंदकिया हो जाएंगे। टीवी यही गलती किया है, डिजिटल में भी वही गलती हो रही है। तो आपको लगता है ये डिस्टिंक्शन पीक टीवी ने बनाया है? जी, और ये डिस्टिंक्शन हमने इसलिए बनाया है कि हमने स्टोरी को स्टोरी की तरह देखा। अगले ही दिन प्रोटेस्ट खत्म होने के बाद, धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा होने के बाद, हम डिस्कस कर रहे थे कि असम जाना चाहिए क्या। तो हम तुरंत अगले दिन मूव ऑन कर चुके थे। बात है। वो असम थैंकफुली सिचुएशन इम्प्रूव हो गई थी, इसलिए वी डिड नॉट एंड अप गोइंग, हम गए नहीं, पर अगले दिन हमारा अगली स्टोरी का डिस्कशन हो रहा। बहुत अच्छा लगा बात करके। मैंने हमेशा से फ़ोन पर आप लोगों को या जब भी हम मिले हैं लगातार बताया है कि कितनी सारी चीज़ें हैं आप लोगों से सीखने के लिए। नहीं सर, नहीं, देखो ये बोल देने में कोई शर्म की बात नहीं है, ये हकीकत है। इंस्टाग्राम में हम एकदम नील बटा सन्नाटा हैं, तो जब हम आप लोगों की यात्रा देखते हैं तो कितनी बार आप लोगों से ये बात हुई है कि ज़रा समझा दो यार कि ये कैसे करते हैं। तो बहुत बहुत बधाई भविष्य के लिए, एंड थैंक यू सो मच फॉर स्पीकिंग टू डबल चेक। गाना नहीं गवाएंगे? हाँ? गाना नहीं गवाएंगे? ये गाना चाहें तो गा दें, गाना हैं? हम देखेंगे ऑन पब्लिक डिमांड। हाँ? हो जाए। हम देखेंगे, लाजिम है कि हम भी देखेंगे, हम देखेंगे वो दिन के जिसका वादा है, जो लौहे अज़ल में लिखा है। हम देखेंगे जब जुल्मो सितम के कोहेगरान रूई की तरह उड़ जाएंगे, हम महकूमों के पाँव तले ये धरती धड़ धड़ धड़केगी, और अहले हकम के सर ऊपर जब बिजली कड़कड़ कड़केगी, हम देखेंगे। इस गाने का पाकिस्तान से कोई लेना देना नहीं है। हाँ, ओरिजिन, पॉइंट ऑफ ओरिजिन वही है, लेकिन ये कहीं भी जब रेजिस्टेंस, वॉइस ऑफ रेजिस्टेंस को जितने अच्छे से और जितने ब्यूटीफुली कैप्चर करता है ये गाना,
अद्भुत है। इसको लेकर के भी बवाल हो गया था वहाँ पर, इनकलाब जिंदाबाद को लेकर के बवाल हो गया था। इसके बारे में जितनी कम बात की जाए उतना अच्छा है। बहुत बहुत धन्यवाद आप दोनों। थैंक यू सो मच सर।